तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एमसीक्यूज बेसिकली आज हम फाइल नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें है कि हर्पीस का जो करेक्टिव कंजक्टिवाइटिस है, पहले तो आपको बताओ कि इसमें अपीयरेंस कैसी आती है। इसमें अपीयरेंस आती है जो कॉर्निया होता है, उसमें डेंड्रिटिक अल्सर होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरस है। वो एंटीवायरस में क्या है? गेंसाइक्लोविर है। गेंसाइक्लोविर से ज्यादा वेलसाइक्लोविर भी यूज होती है। टॉपिक एसाइक्लोविर भी, या ओरल एंटीवायरस में एसाइक्लोविर है 400 mg में, या वेलसाइक्लोविर इफ कार्डिटिस इज सस्पेक्टेड। ये herpes किसे होता है? टाइप 1 से। एचएसवी टाइप 2 से क्या होता है? एचएसवी टाइप 2 से herpes टाइप 1 तो करवाता है केराटिटिस, टाइप 2 क्या करवाता है? टाइप 2 इज नोटोरियस फॉर बेसिकली नियोनेटल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर herpes जो 8 होता है वो क्या करवाता है? herpes 8 HHV8 उसको कहते हैं। एनीवन? दिस इज अ पेट एमसीक्यूज ऑफ एफसीपीएस कपोसिस और टोपा। ठीक है, गुड शाबाश। herpes जो 8 है, 6 है, वो क्या है? चलिए हम किसी ने बात करेंगे। सो herpes keratitis वो कार्डियोलाइसिस के साथ फ्लोर स्टेनिंग आपने करनी है। लॉन्ग टर्म एंटी थेरेपी आप वायरल थेरेपी यूज कर सकते हैं। इसमें ये एक पेट क्वेश्चन है। एंटी न्यूरोपोर ये पिछले फाइल में भी था, ये कब फेलियर टू क्लोज। जो मैंने आपको बताया था एंटी न्यूरोपोर है, अगर ये फेलियर टू क्लोज होगा, ये पहले आपको पता हो कब क्लोज होता है। 24 to 25 डे पे, और नीचे वाला जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 26 to 28। इसकी जब फेलियर होगा तो एंसेंस पहली होगी। पोस्टीरियर न्यूरोपोर फेलियर होगा तो स्पाइना बाइफिडा होगा। ड्रग जो कि न्यूरोपैथी करवाती है एड्स के अंदर वो डाइडेनोसिन है। फिर आपसे पता हो एड्स के अंदर जो ड्रग्स है उनमें से कौन सी प्रेगनेंसी में यूज होती है? ठीक है, प्रेगनेंसी में कौन सी यूज होती है? जाइडोवोडिन। जाइडोवोडिन ये एक एमसीक्यूज है। फिर इसे ना और में अवॉइड कंबाइनिंग डाइडेनो, ये बस इतना है, खास नहीं है, लेकिन न्यूरोपैथी आपको पता है मुझे डाइडेनोसिन से होती है। मदर हु डिड नॉट टेक सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेजेंट किया उसको बेबी को विद अ बेबी आल्सो फीलिंग लिस्टलेस। अगर माँ ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स नहीं ली होंगी, खासतौर पे आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो आयरन डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर ये लिथार्जी को लिस्टलेस करवाएगी। ठीक है, फोलेट डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो क्या करवाएगी? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, और लेस कॉमनली उसकी वजह से लिस्टलेस होगी। विटामिन B3 की जब डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या करवाएगी? न्यूरोलॉजिकल साइंस करवाएगी। हाइपोथायराइडिज्म एक इंपॉर्टेंट इसका डिफरेंशियल है, वो फटीग होते हैं बच्चे, उसमें बच्चों के अंदर मैक्रोग्लोसिया होता है, हाइपोटोनिया होता है, और एक और चीज क्या होता है? अम्बलाइकल अम्बलाइकल हर्निया। स्क्रीन करते हैं फर्स्ट विजिट पे, जो एंटीनेटल विजिट होता है, और फिर उसके बाद पहले महीने के बाद, और ट्रीट किया जाता है 60 to 120 mg पर डे एलिमेंटल आयरन। प्रिवेंशन क्या है? 27 mg पर डे एलिमेंटल आयरन सप्लीमेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्री नेटल विजिट। इसमें सिंपल सी बात यह है कि फेरस सल्फेट की टेबलेट होती है, फेरस सल्फेट वो होती है 150 mg की। आप वो एक डेली देते हैं। ठीक है, तो ये है impaired fetal neurodevelopment is serious long term, मतलब आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया और फोलेट, ये दो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग। ठीक है, उसके बाद है आएंगे आएंगे आगे एंजाइम्स आएंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। एटीटी ड्रग काजिंग गाउट जो है वो पायरिजिनामाइडस का निमोनिक है। राइप से क्या है? रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन, आईसी आइसोनियासिड, पीसी पायरिजिनामाइड, इथम्ब्यूटोल। ये आपने याद रखना है। रिफेम्पिसिन से क्या होता है? ऑरेंज सेक्रेशंस होती हैं। और एक और क्या है? ये करवाती है बेसिकली एंजाइम इंडक्शन।
एंजाइम इंडक्शन। तो एंजाइम इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर रिफेम्पिसिन को आपने वार्फरिन के साथ दिया तो ये इसको इंड्यूस करवा देगी। इंड्यूस करवाने का मतलब ये है कि इसके मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ये टूट जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो वार्फरिन के लेवल क्या हो जाएंगे ब्लड में कम। मैंने आपको एक बात बताई थी, वार्फरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएनआर। तो अगर किसी मरीज के ब्लड में वार्फरिन कम होगी तो आईएनआर भी कम होगा, तो ब्लड में क्या बनेंगे, क्लॉट्स बनने का रिस्क ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक टेक अवे मैसेज है कि जब भी किसी को रिफेम्पिसिन पे हो और साथ वो वार्फरिन ले रहा है तो आपने उसको कभी भी बेसिकली दोनों इकट्ठी नहीं लेनी। आइसोनियाजिड जो होता है वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाता है, पायराजोनामाइड का आउट कराता है, इथम्बुटोल आई के अंदर करवाता है। प्रोजाइटस इन लेडी हु नील्स डाउन व्हाइल क्लीनिंग, इसको प्री बर्साइटस या हाउस मेडनिंग कहते हैं। इसमें प्री पेटाइलर बेसिकली बर्साइट कहता है विच मसल्स लोकेटेड इन द एंटीरियर पोस्टीरियर और इंफीरियर कंपार्टमेंट, ये रीजन ऑफ बॉडी। एंटीरियर ये आपकी बॉडी में क्वाड्रिसेप्स फेमोरस बाइसेप ब्रेकियाई, लेकिन ये किधर इंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये क्वाड्रिसेप किधर है लेग का, बाइसेप किधर है आर्म का, ये सब आगे की तरफ है। इवन रेक्टस एब्डोमिनस भी आगे है। ये अब आप एग्जाम में इस तरह पेपर आया होता है। पोस्टीरियरली जितने भी मसल्स हैं वो आप लिख रहे, ट्राइसेप है, हैमस्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसर कार्पाइल नैरस है, ये सारे हैं। इंफीरियरली डायफ्राम है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स है। बड़ी सिंपल सा सीक्यूज था, इस तरह के पेपर में आपको आ सकते हैं। लॉस ऑफ सेंसेशन बिटवीन द फर्स्ट, अब मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो वेब स्पेस होती है ना फर्स्ट और सेकंड टोट्स के दरमियान, डोर्सल मार्कूट पे, वहां पे डीप पेरिनियल नर्व होती है, एंड दिस इज द फर्स्ट नर्व, फर्स्ट एरिया टू बी अफेक्टेड इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कभी कभी इसका एमसीक्यूज आता होता है। अब आप जल्दी से मुझे बता दें, मैंने आपको पैड और टिप पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें मुझे बताएं पैड से क्या बनता है। कि पेरोनियल नर्व की जब भी इंजरी होगी, पी से पेरोनियल नर्व, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। ई से क्या है, एनिमन, सोना नहीं है, उसमें ई वर्जन होगी, ठीक है। और डी से उसमें क्या होगी, डोर्सी फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि पेरोनियल नर्व से इवर्जन और डोर्सी फ्लेक्शन होती है। अगर इसकी इंजरी होगी तो पेशेंट को कैसे प्रेजेंट करेगा, बेसिकली पेशेंट फुट क्या हो जाएगा, डोर्सी फ्लेक्स नहीं होगा तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। और जो टिबियल नर्व होती है, बेसिकली टिबियल, वो क्या करवाती है, वो आई से इनवर्जन करवाती है, और पी से प्लांटर डी, प्लांटर फ्लेक्शन, आपके फुट को नीचे की तरफ। व्हाट इज द कॉज ऑफ विजुअल एक्विटी चेंज इन पेशेंट विद ग्वाइटर, ग्वाइटर कंप्रेस करेगा, ठीक है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी करवा सकता है, कंप्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी उसकी वजह से हो सकती है ग्वाइटर के अंदर। यहाँ ग्वाइटर के अंदर क्यों होती है, क्योंकि ग्वाइटर में आपको पता है ये आईज है ना, रेट्रो ऑर्बिटल फैट ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स टीएसएच रिसेप्टर्स की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो रेट्रो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है जिसकी वजह से प्रोप्टोसिस, आई बाल सारे का सारा आगे की तरफ चला जाता है, तो कंप्रेसिव होती है ये। एस्टेरोग्नोसिया का हमें उसमें आता होता था कि एस्टेरोग्नोसिया का कौन सा एरिया होता है। इसमें आपने याद रखना है टेम्पोरल एरिया, जो टेम्पोरल एरिया होता है पैराइटो टेम्पोरल एरिया ब्रेन का, ये ब्रेन है ना फॉर एग्जांपल, ये नीचे वाला एरिया होता है और ये इससे होता है स्टेरोग्नोसिया, नहीं सॉरी सॉरी, उसको प्रोस्पोग्नोसिया कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ। वो प्रोस्पोग्नोसिया होता है, उसमें पेशेंट फेसेस को रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता। स्टेरोग्नोसिया क्या होता है, inability to recognize objects by touching despite intact primary sensation। आपको ये नहीं पता यार ये गोल चीज है, लंबी चीज है, कैसे है, ठीक है। तो एक होता है एनोस्क्नोजिया, उसमें तो डिनाइल ऑफ इलनेस है, पेराइटल लोब में, राइट पेराइटल लोब में अगर डैमेज होता है होता है। फिर एक होता है ग्राफिस्थीसिया, ये लॉस लॉस मतलब टेस्टेड बाय ड्राइंग नंबर्स ऑन द स्किन। फिर एक होता है एप्रेक्सिया, पर्पसफुल मूवमेंट्स, ठीक है, आप किसी को कहीं क्लैपिंग कर ले उससे नहीं होगी। टेक्टाइल एग्नोसिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता हो कि स्टीरोग्नोसिया में क्या होता है, पैराइटल लोब के लिए से होता है, और ड्यूअली डोमिनेंट कौन सी, लेफ्ट, लेफ्ट वाली जो पैराइटल लोब जब भी होती है ट्यूमर्स में या जो स्ट्रोक में बन हो सकता है।
मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आपने फीमर को याद रखना है स्टेबुलर प्रेशर, तो पीछे की तरफ शैटिक नर्व इंजर होगी। और जब भी आपके जहन में कोई ह्यूमरस का पूछे, तो फिर आपने कौन सी नर्व पूछनी है, बतानी है उसको। ह्यूमरस का लियन से कौन सी नर्व जाएगी, एनीवन? ह्यूमरस के लियन से कौन सी नर्व जाएगी? एक्सिलरी, गुड, शाबाश। अगर किसी भी पेशेंट को, बच्चों वाला एमसीक्यूज है, एंटीरियर वाल का एमआईआई ना स्टेमी आ जाए, और वो पेशेंट किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हो, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन उसकी एंजियोग्राफी होगी। आप उस वेसल को भी देख लेंगे, उस वेसल को खोल भी देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। अगर एलिवेशन हो, पीसीआई आप 20 मिनट्स के अंदर अगर काट सकते हैं, दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अदरवाइज फाइब्रिनोलाइसिस लिखते हैं। कितने घंटों तक पेशेंट आपके पास ईआर में आए, तो आप उस पेशेंट की बेसिकली करते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। कितने आवर्स का टाइम पीरियड होता है? लाइक अगर आप, एक पेशेंट आता है आपके सेटअप पे, उधर आपके पास पीसीआई तो नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं है, 6 आवर्स? नो। एनीवन एल्स? नो, जहन गलत है। एनीवन एल्स? किसी ने हाउस जॉब के अंदर देखा हो, कार्डियो की रोटेशन की हो, 48 आवर्स में नहीं। फाइब्रिनोलाइसिस, एसटी का इंजेक्शन में क्या आपको ये चीज कार्डियो का बताते थे, कितने आवर की हिस्ट्री हो तो पेशेंट को कार्डियो में शिफ्ट करें। किसी ने कार्डियो में हाउस जॉब नहीं की? शाबाश, 12 आवर्स। 12 आवर्स के अंदर अंदर फाइब्रोलाइसिस हो सकती है। और मुझे एक पता है, ठीक है, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपिनेशन फोर आर्म? रेडियल नर्व होती है, बेसिकली सुपिनेटर को सप्लाई करती है, और वैसे मस्कुलोक्यूटेनियस भी करवाती है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द इरिवर्सिबल सेल डैमेज? क्लंपिंग ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, और व्हाट डज दिस सिग्निफाई? तो इसमें क्लंपिंग अगर हो रही है न्यूक्लियस की, तो ये इस चीज को सिग्निफाई करती है कि मतलब ये जो कैरियोरेक्सिस होती है ना, फ्रेगमेंटेशन, कैरियोलाइसिस, ये सब इन टर्म है इरिवर्सिबल इंजरी की। ठीक है, देखा है, माइटोकार्डियल इंजरी होगी इरिवर्सिबल में, और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन होगी। रिवर्सिबल में सिर्फ स्वेलिंग होती है, मेम्ब्रेन में ब्लेब्स बनते हैं। इरिवर्सिबल में एक और चीज होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो रप्चर कर जाती है। तो जब मेम्ब्रेन रप्चर करेगी, ये मेम्ब्रेन है टूट गई है, बीच में से एंजाइम्स बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ब्लड में आपको ड्रॉप मिलते हैं, ठीक है, एएसटी मिलता है। कितने घंटों बाद ड्रॉप पॉजिटिव होता है, एनीवन? ड्रॉप कितने घंटों बाद पॉजिटिव होता है? 3 to 4 hours, गुड। व्हाट इज द फर्स्ट बायोमार्कर टू रेज इन ब्लड? फर्स्ट बायोमार्कर, कार्डियक इंजरी के बाद पहला बायोमार्कर कौन सा? जो पाकिस्तान में तो नहीं होता, मायोग्लोबिन है। ठीक है, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ एडक्टर पॉलिसिस मसल? ये अल्नर नर्व होती है। जितने भी एडक्टर्स और एबडक्टर्स हैं, खासतौर पे फिंगर्स के अंदर, इन सबको अल्नर करती है। मैंने आपको बताया था ना, ये अगर आपका हाथ है और ये अंगूठा है, तो ये हमेशा याद रखना है, जो आपकी ये दो फिंगर्स हैं, इधर अल्नर नर्व है, और ये लेटरल वाली फिंगर्स के ऊपर मीडियन नर्व है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई पूछे ये जो एरिया होता है, दिस इज थिनार, थिनार वाले एरिया पे मीडियन नर्व होती है, और हाइपोथिनार पे अल्नर अगेन। फिर आपके जो फिंगर्स के छोटे छोटे मसल्स हैं, यहाँ पे एडक्टर, इंट्रोशियाई वगैरह, इन सबको अल्नर नर्व होती है। तो आपसे अगर कोई कहे, मैंने आपको कहा कि अब आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, अगर एक मरीज को आपने कहा कि उंगलियां बंद करे, और उसकी उंगलियां ऐसे अपीयरेंस आ गई है कि अंगूठा और ये उंगलियां बंद हो गई हैं, लेकिन ये दो नहीं हुई, तो डैमेज किधर है, एनीवन? कौन सी नर्व का मसला है? मुट्ठी बंद करने का क्या है? शाबाश। ये मीडियन किससे टाइप कर दिया बच्चों? मीडियन है, मीडियन का तो एरिया लेटरल है, थंब वाली साइड पे। तो ये अल्नर नर्व का मसला है। अब मुझे एक बात है, अल्नर नर्व की फिंगर्स फ्लेक्स नहीं हो पा रही। मैंने आपको बताया था, जब भी फ्लेक्शन नहीं ना होगी फिंगर्स पे, तो हमेशा याद रखिएगा कि एल्बो पे लियन है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये लियन पे किधर है, अल्नर नर्व का? एल्बो पे या
गायंस कैनाल में। यस, एल्बो पे, ठीक है, एल्बो पे लिए हैं। कैटरेस पॉजिटिव निमोनिया काजिंग बग्स ये वाले हैं, स्टेफ है, बोरेलिया कैपेशी है। इसमें ये बहुत आता है बोरेलिया वाला, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में करवाता है। कैटरेस पॉजिटिव ये ऑर्गेनिजम्स है। और इसमें कैटलेस पॉजिटिव में ये है कि ये वाले ना जो क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज होता है जिन बंदों में एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी, उनमें ये ऑर्गेनिज्म सारे के सारे इन्फेक्शन करवाते हैं। एनएडीपीएच की आप इसको पढ़िएगा, ये ऑर्गेनिज्म डेंजरस होते हैं क्रोनिक ग्लोमेरुलस डिजीज में। इसमें डिफेक्ट होता है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज का। सिनेरियो आपको इसी का आता है कि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज पेशेंट में डेफिशिएंट है, इनमें से कौन सा बग, बाकी सारे बग होंगे कैटलेस नेगेटिव होंगे, ये आपने याद रखना है। पेशेंट है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, और ही नाउ कंप्लेन्स ऑफ थिक व्हाइटिश डिस्चार्ज। तो आप क्या सोचेंगे इसमें, बेसिकली इसमें आपके पास एम्पिरिकल ड्यूल एंटीबायोटिक थेरेपी, मतलब ये कि सेफ्ट्रेक्सोन के साथ आप एजोमेक्स देंगे, ठीक है। और ये बग कौन सा होगा, व्हाइट डिस्चार्ज गनोरिया में ज्यादा होता है। व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, चाइल्ड के अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, बड़ों में अडल्ट में ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इस सोरियाटिक आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद HLA-B27, इसके बारे में ये मॉडरेट एसोसिएशन है। और ये आपको ये भी पता हो कि HLA-B27 किस किस डिजीज में पॉजिटिव होता है। इसका निमोनिक है पेयर्स, इसको सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथी कहते हैं। तो पेयर्स में क्या है, सोरियाटिक है, ए से क्या है एनकाइलोजिंग है, आई से क्या है IBD है, आर से क्या है रिएक्टिव है, और इस एस से क्या है, नहीं बस पेयर्ड है, सॉरी। ये चार डिजीजेस हैं बेसिकली जिनके अंदर पेशेंट को सॉरी HLA-B27 पॉजिटिव होता है। गिस ट्यूमर्स के साथ, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूमर कहते हैं, सी किट पॉजिटिव होता है ये, CD117। और इसके बारे में और क्या है, इनकी एक अपीयरेंस भी होती है एग्जाम के अंदर, पेपर पॉट अपीयरेंस, नहीं वो पेपर पॉट नहीं, इनकी एक खास अपीयरेंस होती थी, मुझे भूल गया अब, अगर याद है मैं बताऊंगा। ट्रीटमेंट इनकी हेमेटोनिम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होते हैं, इनकी मैलिग्नेंट पोटेंशियल होती है। पेशेंट है माइलाइड प्रिकर्सर सेल्स उसके देखे गए हैं पेरिफेरल स्मीयर पे। देखिए प्रिकर्सर सेल्स अगर माइलाइड के हैं तो दिस इज माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर भी हो सकता है या ल्यूकीमिया भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें उस कह के आप, वैसे ना एक बात याद रखें, लंबी हिस्ट्री हो ना और ओल्ड एज पेशेंट हो, उसमें आप CML ही सोचते हैं। अगर ये हिस्ट्री होती 10 साल का बच्चा और उसमें ब्लास्ट सेल्स देखे गए हैं, माइलोब्लास्ट, ठीक है, फिर डायग्नोसिस एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया होता। लेकिन इसमें माइलाइड सेल्स डिफरेंट स्टेजेस पे देखे गए हैं, तो ये आपने याद रखना। और CML के अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है और बेजोफिलिया भी होता है। फिश पे ये कंफर्म होती है। और मैंने आपको कल भी बताया था इसमें लैब स्कोर क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ये क्यों लैब स्कोर कम होता है CML के अंदर, वाई CML में लैब स्कोर क्यों कम होता है? क्योंकि ये मिच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं। पेशेंट है 20 ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री है, डायग्नोज लंग कैंसर का केस है, कॉमनली इम्प्लिकेटेड कार्सियोजेनिक कंपोनेंट तंबाकू में अंदर क्या है, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिकली वो करते हैं। और विच फॉर्म ऑफ लिशमीनिया इज फाउंड इंट्रासेलुलर इन ह्यूमन टिश्यू, और वो डायग्नोस्टिक है, वो ए मेस्टोगाइट की फॉर्म होती है बेसिकली, ए मेस्टोगाइट की फॉर्म डायग्नोस्टिक होती है। और मैक्रोफेजेस के अंदर बायोप्सी पे देखी जाती है। जो प्रोमेस्टोगाइट होती है, मोटाइल फ्लैजिलेटेड होती है, ये सैंड फ्लाइज और लैब कल्चर्स में देखे जाते हैं। और ये सैंड फ्लाई बाइट से लिशमीनियासिस होता है। और ट्रीटमेंट क्या होती है, लिशमीनियासिस की ट्रीटमेंट क्या होती है, लिशमीनियासिस में क्या देते हैं, ये भी FCPS का पेट क्वेश्चन है। डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, एनीवन एल्स? लिशमीनियासिस की ट्रीटमेंट
सोडियम स्टिप्टोकोकस, शाबाश। Beside autosomal dominant kidney disease, what are other classical basically disorders है जो कि autosomal dominant है? वो Marfan है, familial hypercholesterolemia है, hereditary spherocytosis है, tuber sclerosis है। ये आप नाम याद रख लें, आपके लिए बाकियों को रूल आउट करना आसान हो जाता है। मैन सिंड्रोम है, लीफ-फ्रेमेन सिंड्रोम है। लीफ-फ्रेमेन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, इसमें p53 जीन की म्यूटेशन होती है, BRCA1 की म्यूटेशन है। ये जो है एक्स लिंक्ड है। कॉमन सिस्टिक फाइब्रोसिस तो सॉरी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ड्यूशेन एक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड है, विल्सन ऑटोसोमल रिसेसिव है। मैंने पेपर में ऐसे ही किया था, ऑटोसोमल डोमिनेंट आप याद कर लेना, बाकी सारे रिसेसिव भी होते रहता, फिर एक्स लिंक्ड आप याद कर लें। वेंट्रस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का क्या क्रूड टच और प्रेशर को ये लेके जाते हैं। और ये बात याद रखनी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल तो ये यहाँ से वेंट्रस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रल, ठीक है। तो ये आते पता है किस तरह, ये अपोजिट साइड से आते हैं ऐसे, ये आते हैं पीछे पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है डोर्सल कॉलम, डोर्सल गैंग्लियन, तो फिर ये ऐसे डिकसेट करके ऊपर जाते हैं। तो ये अपोजिट साइड से आए थे, इसलिए मैंने आपको बताया था जब एक फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन होता है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर लेफ्ट साइड के स्पाइनल कॉर्ड का कोई मसला हो जाता है, उड़ जाती है साड़ी की साड़ी, तो जो पेन और टेम्परेचर सेंसेशन है उसका लॉस किस साइड पे होगा? ये लेकिन लेफ्ट साइड का अगर लियन है, तो इसमें जो फाइबर आ रहे थे ये किस साइड से बॉडी की आ रहे हैं? ये नीचे लोअर लिम्ब है, यहाँ से ये फाइबर आ रहे हैं। फाइबर किस साइड से आ रहे हैं, कोई बता सकता है? अगर लेफ्ट साइड की स्पाइनल कॉर्ड का लियन होगा तो पेन और टेम्परेचर किस साइड से जाएगा? राइट साइड से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आता है। इन पेशेंट में हीमोफीलिया विच लेबोरेटरी टेस्ट टिपिकली प्रोग्राम, हीमोफीलिया में आपने याद रखना है, एक आपके पास बेसिकली एपीटीटी ज्यादा होता है, इसको मैं ऐसे याद रखता होता, फैक्टर 12 से जो होता है ना पाथवे, और एक फैक्टर 7 से होता है, दोनों मिलके हैं फैक्टर 10 पे, 10 आगे जाके 5 को, 5 के साथ 2, 2 फिर 1 को, तो ये पाथवे है। इधर इसी में 10 12 है, 11 है, 8 है, तो फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी 8 और 9 है। 8 की डेफिशिएंसी, ये जो पाथवे होता है इसको इंट्रिंसिक कहते हैं, इंट्रिंसिक, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक। तो ये जो इंट्रिंसिक वाला पाथवे है ना, इसको बेसिकली अगर फैक्टर 8 कम हो तो हीमोफीलिया होता है, और एपीटीटी इसका टेस्ट है। इस एक्सट्रिंसिक पाथवे का टेस्ट है पेट निमोनिक। पेट से याद रखे पीटी, तो पीटी हम करते नहीं है, उसमें टिश्यू फैक्टर चाहिए होता है, हम आईएनआर कर लेते हैं। हर बंदे का टिश्यू फैक्टर ना लेके आप लैब में करते रहेंगे, दिस इज सो मच अनएथिकल। तो स्टैंडर्ड आपने एक पीटी लिया होता है, फिर उसके साथ पेशेंट का कंपेयर कर लेते हैं। तो अब ये आपके पास, अगर आपसे कोई पूछे कि अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे फार्मा पूछूं कौन सी एक ड्रग है जिसमें एपीटीटी ज्यादा होता है, कौन सी ड्रग इस पाथवे पे एक्ट करती है? एनीवन? कौन सी ड्रग है? हेपरिन, शाबाश, ठीक है, हेपरिन होती है। और कौन सी ड्रग इस पाथवे पे एक्ट करती है, इस पाथवे पे, एक्सट्रिंसिक पाथवे पे? वारफरीन, ठीक है, वारफरीन करती है। हिप्पोक्रेट और थिकलेट में कॉन्फिडेंशियली तो बार बार उन्होंने किया था। विच बैक्टीरिया लैक सेल वॉल, इसमें बेसिकली माइकोप्लाज्मा होता है, इसमें रिथ्रोमाइसिन आप देते हैं, पेनिसिलिन का कोई रोल नहीं है। पहली पैराडेंटल फेशिया इज एक्सटेंशन ऑफ जीरोटा स्पेशियस बेसिक। Naloxone is given antidote after 45 minutes. ओपियाइड टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स रिवर्स हो गए हैं, तो लाइकली काज क्या है, क्योंकि नैरोक्सीन की हाफ लाइफ कम होती है, सिम्टम रिवर्सल हो जाते हैं। पेशेंट हिस्ट्री है फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स, तो कहता है वेयर विल द ब्लड पूल पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली सब ड्यूरल स्पेस के अंदर, ठीक है। सब जो वैसे भी ओल्डर पेशेंट में आपको पता है ब्रीचिंग वेन्स के रप्चर की वजह से सब ड्यूरल हेमरेज हो जाता है। और ये लेंस, और ये
सिटी पे कैसा नजर आता है? ये सिटी अगर एक पेशेंट का, ये एक सिटी है, अगर एक आपको ऐसे नजर आ रहा है और एक आपको ऐसे नजर आ रहा है, तो मिलता है कि ये जो ये वाला है, जी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी सिटी स्कैन के ऊपर, ये कौन सा हेमरेज है और ये कौन सा है? ए इज ए इज सबड्यूरल, ए इज एपिड्यूरल एंड बी इज बी इज सबड्यूरल। कहता है कि व्हाट आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस फॉलोइंग स्ट्रक्चर ओसिपिट की, ट्रियन की, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की। जो ओसिपिट होती है ना, ये अटैचमेंट होती है नेक के मसल्स की। इसमें ट्रॉमा अगर होगा तो स्पाइन को इंजरी हो सकती है, वर्टिब्रल आर्टरी को होगी, पोस्टीरियर फोसा का रप्चर हो सकता है, सीएसएफ लीक होगा, मतलब ब्रेन में कंप्रेशन आ सकता है। इसकी इंजरी में आपने याद रखना है कि क्या होता है, वर्टिब्रल आर्टरी का फ्रैक्चर का मसला। जो टिरियन होता है ना, इसमें जब इंजरी होती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पिक्चर ए आती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहाँ पे होती है, और ये स्कल का वो एरिया है जहाँ पे स्कल की जितने बोन्स है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्पिनाई, ठीक है। और जो आपका है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसमें बेसिकली एसेसरी नर्व होती है, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, और ये इंजरी में वैसे एसेसरी नर्व उड़ेगी तो ड्रूप शोल्डर हो सकता है। टिरियन में मिडल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होता है, पोस्टीरियर ट्रायंगल में एसेसरी नर्व का रप्चर होता है, और ओसिपिटल के ट्रॉमा के अंदर वर्टिब्रल आर्टरी की डाइसेक्शन। आपको सबसे ज्यादा पेपर में टिरियन वाला आता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस जब भी देखिए, एक है ना मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो कंपनसेशन में सारे लफ्ज अपोजिट कर दे। मेटाबॉलिक की कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होगी तो आर लिख रही, एसिडोसिस की कंपनसेशन अल्कलोसिस होगी, ठीक है, ये सिंपल रखिए, सारे लफ्ज अपोजिट करने होते हैं। मेटाबॉलिक की रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी और एसिडोसिस की अल्कलोसिस बाजी करना। तो रेस्पिरेटरी बेसिकली अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की कंपनसेशन होगी, ठीक है। इसमें ये विंटर फार्मूला लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड PaCO2 के बारे में बताता है, तो 1.5 into पाई कार प्लस 8 प्लस माइनस, लेकिन ये हम लोग इस्तेमाल कोई नहीं करते। The aortic और carotid bodies respond to any blood pressure by detecting what, जो ये aortic और carotid bodies होती है, ये होता है ना, फिर कैरोटिड्स आती है, तो कैरोटिड करीब है तो वहां से नाइन्थ होगी, न्यूटा थोड़ी दूर है तो वहां से 10th। के बाद पेशेंट है ब्रेड और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, तो वाइट प्रोडक्ट और लार्ज मिल्क लेयर है, विटामिन सी में डेफिशिएंट। क्यों विटामिन सी कहाँ पे होता है, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, विटामिन सी। अच्छा जी, विच विटामिन रिलेटेड टू पायरुवेट काइनेस एक्टिविटी, और ये बेसिकली विटामिन बी 1 का होता है, TRN, निमोनिक या विटामिन टी से विटामिन बी 1, थायमिन, बी, रिबोफ्लेविन बी 2 और नियासिन बी 3, इन सब की डेफिशिएंसीज वन लाइनर आपको पता है। थायमिन की मैंने आपको बताई है, पेरी पेरी करवाती है, ठीक है, पेरी पेरी। अल्कोहलिक्स में ये होती है या मेल नरिश पीपल में, और इसमें एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं वर्निकी कोर्साकोफ। इसमें अब क्या फीचर है वर्निकीज के, वर्निकीज के फीचर है ACE। ए से क्या है, इंटेक्सिया होगा पेशेंट को, सी से क्या है, कंफ्यूज होगा, और ई से क्या है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया एक्सटर्नल, ठीक है। ये फीचर्स होते हैं वर्निकीज में। इन्हीं में अगर आप ऐड कर लें मरीज कन्फेबुलेशन,
और मेमोरी के मसले, तो इसको कोर्साकोफ कहते हैं। ये आप अक्सर बच्चों को कोर्साकोफ का नहीं पता होता कि कोर्साकोफ क्या और वर्निकीज क्या। तो ये इनका डिफरेंस है। और ये ज्यादातर अल्कोहलिक या मेल नरिश पेशेंट जिनको वोमिटिंग ज्यादा होती है, जो राइबोफ्लेविन होता है ये नोटोरियस है आईज के अंदर, ये कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन करवाता है, कॉर्निया। ठीक है। और वाइटमिन नियासिन जो है वो बेसिकली, इसके बारे में याद रखनी है आपने एक बात, नियासिन जो आपकी बॉडी के अंदर, ये आता है ट्रिप्टोफैन से। ठीक है। ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन है ना, वो एक तो नियासिन बनाता है और एक ये बनाता है सेरोटोनिन। तो जो कार्सिनाइड सिंड्रोम होता है, कार्सिनाइड सिंड्रोम, उसमें बॉडी टू मच सेरोटोनिन बनाती है, तो ये वाला पाथवे ज्यादा इंड्यूस हुआ होता है, जिसकी वजह से कार्सिनाइड सिंड्रोम के अंदर नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। और नियासिन की डेफिशिएंसी हर बच्चे को पता है क्या करवाती है, क्या थ्री डीज है उसके, एनीवन, मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। ठीक है। अगर एक पेशेंट को देखे डायरिया हो, वैसे एक सिनेरियो आपको दूं, एक पेशेंट है उसको डायरिया और साथ हाइपर पिगमेंटेशन पाम्स पे, नेक पे नहीं, और साथ उसको आर्थराइटिस है। और जब आपने बायोप्सी ली है स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो पीएस पॉजिटिव है। डायग्नोसिस क्या है? व्हाट इज डायग्नोसिस, एनीवन? डायग्नोसिस क्या होगा अगर एक पेशेंट हाइपर पिगमेंटेड हो और उसकी आर्थराइटिस हो, बायोप्सी पे पीएस पॉजिटिव सेल्स नजर आए लेमिना प्रोपिया के अंदर, क्या डायग्नोसिस होगा? कोई भी बच्चा नहीं बता सकता। मेल ऑप्शन में आता ही है। सिलिक में नहीं होता, उसी के साथ ये टॉपिक लिखा होता है, सिलिक के साथ ही। प्राइमरी हाइपोपाराथायरॉयडिज्म नो, एनीवन एल्स? पीएस पॉजिटिव सेल्स किस में होते हैं? शाबाश, विपल डिजीज। और ये विपल को अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं नियासिन के साथ। बोन गट की डिजीज में ग्लूकोज सिक्स फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी, सॉरी सॉरी, ग्लूकोज सिक्स फास्फेट की डेफिशिएंसी, फास्फेटेज की। डेंगी है, अब उसको हेमोलिसिस हो गया है, जी सिक्स पी डी उसको डेफिशिएंसी थी, तो लाइकली कॉम्प्लिकेशन इस कॉम्बिनेशन से क्या होगी, उसको जी सिक्स पी डी अगर डेफिशिएंट है, डेंगी फीवर हो गया है और हेमोलिसिस, यूट्यूब में प्रोसेस करो। ठीक है। डेंगू का ऐसा होगा, पेशेंट को किडनी फेलियर हो जाएगा। उसके अलावा ड्रग्स को आपको पता हो कौन कौन सी हेमोलिसिस करवाती है। कराची कैंसर रजिस्ट्री के अकॉर्डिंगली लड़कों में सबसे ज्यादा मेल में ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं। पेशेंट है डिलीवरी और विलेज सेटिंग में कॉम्प्लिकेटेड बाय पोस्टमार्टम हेमरेज, आपको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही, और नाउ फिटीक है, उसको कोल्ड इनटॉलरेंस है कि थायराइड के मसले स्टार्ट हो गए, एमेनोरिया है, जी एच ग्रोथ हार्मोन के, सॉरी जीएनआरएच के मसले स्टार्ट हो गए हैं। तो लाइकली काज डायग्नोसिस क्या होगा? ये तो कोई हाइपोथैलेमस का कॉज लग रहा है। तो मैंने आपको पिछली पिक्चर में बताया था वीडियो में कि ये हाइपोथैलेमस है, मैंने तो बहुत ही अजीब सा ड्रॉ कर दिया। तो इसको जो बेसिकली ब्लड सप्लाई होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाती है, जैसे ही पोस्टमार्टम हेमरेज होता है तो ये ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, तो ये सारा का सारा नेक्रोसिस में चला जाता है हाइपोथैलेमस। इस वजह से सारे हार्मोन्स नीचे डाउन हो जाते हैं। तो इसका क्लू होता है पेशेंट लैक्टेट नहीं कर पा रही, पोस्टमार्टम हेमरेज। हमेशा जब भी प्रेग्नेंट लेडी में ये ना है, तो आपने फिर सोच लेना है कि यार इसको शीमान सिंड्रोम हो सकता है। न्यू बॉर्न और मेकोनियम अभी 48 आवर्स हो गया, नहीं पास किया, जब भी ये वाला सिनेरियो आ जाएगा, वन वर्ड में अगर आपसे वन लाइनर में कहूंगा तो दिस इज हर्षवर्धन डिजीज, आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और इसके हवाले से आपको ये पता हो रेक्टोसिग्माइडल इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है डाउन्स के साथ स्ट्रेस एसोसिएशन।
सरफेस लैंड पार्लियामेंट मोनार्ची के लिए नाइन्थ और टेंथ पोस्टर्स को इस वजह से ज्यादा अच्छी होती है तो राइट साइड पे, लेकिन 8 और 10 से ऑप्शन में दिया हुआ था मिड एक्सिस। साथ ही आपको पता हो कि ठीक है राइट नाइट वाली स्पेस है फाइन पोजीशन ये जो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। वह स्ट्रक्चर लाइज आउटसाइड द सिमेट्रिक बट इनसाइड द इंग्वाइनल लिगामेंट, वो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, ठीक है। और इलियो इंग्वाइनल नर्व बेसिकली इसकी लोकेशन। तो मेटिड कॉर्ड के कंटेंट्स आपको पता हो, इसमें टेस्टिकुलर आर्टरी है, वेस डेफरेंस है, प्लेक्सिस है, जेंटोफेमोरल नर्व है। इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है वो बेसिकली इसका पार्ट नहीं होती। यंग पेशेंट है, वेट लॉस है, इंक्रीज एपेटाइट के अलावा एक्सोप्थेल्मास है, टीएसएच कम आ गया, एलिवेटेड फ्री थायरॉक्सिन लेवल है। तो कौन सी एंटीबॉडी ग्रेव्स में पॉजिटिव होती है? बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज टीएसएच, इन्हीं की वजह से ऑप्थेल्मोपैथी होती है। इसके ऑप्शन क्या क्या? एंटी थायराइड ड्रग्स। फिर आपसे पूछा जाता है अगर लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको कौन सी एंटी थायराइड ड्रग देनी, कौन सी देती है? प्रोपाइल थायोयूरेसिल। इसका भी एक केस है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोयूरेसिल देते हैं, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मेथिमाजोल देते हैं आप। साइक्लोफॉस्फेमाइड ले रहा है, उससे क्या हेमिचूरिया क्यों होगा? हेमरेजिक सिस्टाइटिस की वजह से। और उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सी साथ दवाई दी जाती है? मिसना, ठीक है, मिसना दी जाती है। उससे वो अगर साथ दे दो फिर नहीं होता, ठीक है। ये प्रिवेंशन के लिए आपको बातें बताओ। पेशेंट है हाइपोटेंसिव है, हाइपरपिगमेंटेशन है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरक्लीमिया। डेव्स में लो कॉर्टिसोल लो एल्डोस्टेरोन है। तो ये मेरे साथ पिछली क्लास के अगर बच्चे हैं ना, उनको एक बात मैंने बताई थी, अगर हाइपरक्लीमिया और हाइपोनेट्रीमिया आ रहा है तो सोडियम कम हो रहा है बॉडी में और पोटेशियम रिटेन हो रहा है, तो आपने क्या सोचना है बॉडी में कौन सा एक हार्मोन काम नहीं कर रहा, और साथ में कह दो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कौन सा? नहीं, हार्मोन कोड क्या है? हार्मोन का नाम क्या है? ये कौन सा हार्मोन है? कॉर्टिसोल है या एल्डोस्टेरोन है? एल्डो। एल्डो की मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी आपसे कोई एल्डोस्टेरोन पूछे एल्डो, तो इसके 3 फंक्शन याद रखने। सोडियम को ज्यादा करता है, सॉरी, हाँ, पोटाशियम को कम करता है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाता है। पेशेंट है उसको रेस्टिंग ट्रेमर्स है, ब्रेडिकाइनेसिया है, रिजिडिटी है, ट्रैप निमोनिक होता है पार्किंसन का, ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया, पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। तो ये सब जो पार्किंसन होता है, इसके कुछ प्लस सिंड्रोम भी होते हैं। क्रिगलर निजार्ड सिंड्रोम में एलिवेटेड लेवल विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन, ये हमने कल भी किया था, फिनोबार्बिटोल ट्रीटमेंट में देते हैं अनकंजुगेटेड। क्रिगलर निजार्ड की 2 टाइप्स होती हैं। इसी का एक और डीडी होता है गिटलमैन, गिलबर्ट सिंड्रोम, गिटलमैन हो रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पेनलेस जॉन्डिस, वेट लॉस और डार्क यूरिन के साथ जब भी पेशेंट आए, डार्क यूरिन का मतलब है बिलिरुबिन आ रहा है, और बिलिरुबिन तब भी आएगा जब ये लिवर से, मतलब अनकंजुगेटेड जो होता है वो कभी भी यूरिन में नहीं आता। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ना, ये यूरिन के अंदर आता है। तो इसका मतलब है कि लिवर से बाद कोई मसला है। तो लिवर के बाद अगर मसला है तो आपने क्या देखना है? स्टूल का कलर। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल स्टूल के अंदर बिलिरुबिन आ रहा है ना, तो स्टूल क्ले कलर का नहीं होगा कभी भी। ये स्टूल में बिलिरुबिन अगर आ रहा है, बाइल साल है, बिलिरुबिन आ रहा है, तो स्टूल का कलर क्ले नहीं होता। लेकिन अगर स्टूल में बिलिरुबिन नहीं आ रहा हो और यूरिन में जा रहा हो, तो फिर आप कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, जिस तरह इस पेशेंट में सी पेनक्रियास CA-99 रेज्ड होगा। Sometime a virus become dominant in the body and can be reactivated। ये किस में होता है? What is the best term for this? इसको लेटर इन्फेक्शन कहते हैं, शिंगल्स होता है इसमें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कंपनसेशन होगी, ये पहले भी आ चुका है। डायफ्राम के पोस्टीरियर कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ओपनिंग एज ए एंटर एग्जिट थोरैक्स, पोस्टीरियर टू डायफ्राम। तो ये एओर्टा और थोरैसिक डक्ट होती है सबसे पीछे से बेसिकली। ये याद रखना, T8 पे आईवीसी होती है, T10 पे एसोफेगस, T12 पे एओर्टा। Which of the following substance is present in the least concentrated in the portal vein? वो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। पोर्टल वेन में इंफॉर्मेशन बेसिक एमसीक्यूज है। वो पोर्टल वेन में वो लिम्फेटिक्स है।
टोटल वेयर में कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स नहीं होते। फिर कहता है फ्यूटर सर्कुलेशन इन द वेसल्स कैरी द, मैंने आपको पहले बताया था वैसे नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी में होता है ना वो आर्टरी में होता है, इसलिए अम्बलाइकस में अपोजिट है, अम्बलाइकल वेन के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। Which of the following is an example of DPP4 inhibitor used in treatment? तो इनका नाम होता है गलिप्टन्स। गलिप्टन्स जितनी गलिप्टन्स ये DPP4 इनहिबिटर्स हैं। बेसिकली क्या होता है आपके बॉडी में इंटेरिटी इनकरेटन्स इनको कहते हैं। जब भी आप ग्लूकोज खाते हैं ना तो इंटेस्टाइन से ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड रिलीज होता है। ये क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करवाता है और बॉडी में ग्लूकोज के लेवल कम कर देता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है हर इंसान में। लेकिन मसला ये है कि GLP की हाफ लाइफ, इसको एक एंजाइम होता है इसको कहते हैं DPP4, ये इसको डिग्रेड कर देता है। तो एक तरीका GLP को ज्यादा करने का क्या है, एक तरीका ये है कि आप इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें और एक तरीका क्या है इसके एनालॉग्स दे दें GLP के। तो ये दोनों तरीके आजकल डेवलप हुए हैं मार्केट के अंदर। मुझे कोई GLP एनालॉग का फॉर्मूला बता सकता है नाम, कोई GLP एनालॉग आपने देखा हो? एनीवन? कोई GLP एनालॉग इनमें से ही बता दे, इनमें कोई भी नहीं वैसे लिखा हुआ GLP एनालॉग, किसी को कोई पता है किसी दवाई का नाम जो GLP एनालॉग है, आजकल बड़ी फेमस हुई है वेट लॉस में? एक्रोबोस नहीं है, वो कार्ब्स की इनहिबिट करती है, वेट लॉस में आजकल लोग यूज कर रहे हैं। ओजेम्पिक के इंजेक्शन के हैं लीराग्लूटाइड, ठीक है, ओजेम्पिक हाँ लीराग्लूटाइड है ना उसमें। पेशेंट प्रेजेंट वेट गेन, डार्क डिस्कलोरेशन ऑफ नेक की, इंक्रीज वेस्ट सर्क्यूमफ्रेंस, तो एप्रोप्रिएट क्या है, अब उसका शुगर टेस्ट करवाएं। कहता है डायबिटीज की हिस्ट्री है, अब इंट्रायूट्राइन डिस्माइस हो गया 28 वीक्स पे, एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, HbA1c शुगर रूट आउट करें। On cross section of spleen, which of the following histological feature, lymphocytes और साइनोसाइड्स इसमें दोनों देखे जाते हैं स्प्लीन के अंदर। व्हाइट पल्प और लेफ्ट, ये भी नजर आती है वैसे, व्हाइट पल्प और रेड पल्प भी। व्हाइट पल्प में लिम्फोस होते हैं, रेड पल्प के अंदर आरबीसीज होते हैं। इसके बाद यह पेशेंट है उसको क्रिस्टेंट ग्लोमेरुलाई नजर आए हैं, तो क्रिस्टेंट जो होते हैं वो रैपिडली प्रोग्रेसिव में नजर आते हैं, खासतौर पे ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर। और भी रैपिडली प्रोग्रेसिव की टाइप है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 एंटी GBM एंटीबॉडीज इसमें होती हैं, टाइप 2 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर आते हैं SLE वगैरह में, टाइप 3 में कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नजर नहीं आते, उसमें एनका एसोसिएटेड, वो जो अपने वैगनर्स पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपी पॉली इंजेक्टर्स पढ़ते हैं, वो सब के सब इसी में आते हैं। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव की। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस है वो टाइप 2 में आता है, टाइप 1 में गुड पास्चर आता है। पेशेंट है DVT थी रिसीविंग कोविड इन्फेक्शन, ऑब्जर्वेशन एग्जांपल फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है पेशेंट develop DVT after receiving the COVID vaccine। ये थेराप्यूटिक विंडो, दिस ऑब्जर्वेशन थेराप्यूटिक विंडो के बारे में है कि रेंज बिटवीन अ मिनिमम इफेक्टिव डोज एंड डोज एट विच टॉक्सिसिटी अकर्स। तो ये क्या है, रेयर एडवर्स इफेक्ट DVT पोस्ट, मतलब हो रहा है साइड इफेक्ट है। अगर आप सेफ्टी, मतलब कि ड्रग सेफ नहीं है इसका मतलब उसके बाद अगर वो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, नैरो किसी की चीज की हाई रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट, अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया। कौन सी मुझे कोई एक दवाई का नाम बताएं आप लोग जिसकी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है और कार्डियो वाले यूज करते हैं बहुत कम, अब खत्म कर दिए। एफिब में भी करते थे, कार्डियो वाले वारफरीन नहीं, एनीवन एल्स? एफिब में और आइनोट्रोपिक भी है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, डाइजॉक्सिन, ठीक है, इसकी कम है। ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेस विच ओवेरियन स्ट्रक्चर हार्मोन प्रोडक्शन प्रोजेस्टेरॉन वो कार्पस ल्यूटियम होता है। पेशेंट को इमीडिएटली वेनमस स्नेक बाइट के बाद या इवन रेबीज के बाद जब आप उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, एंटी वेनम देते हैं, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन की आर्टिफिशियल की टाइप है।
प्रेग्नेंट लेडी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरथायराइडिज्म हो गया है, तो फर्स्ट में कौन सी लेनी है? पीटीयू लेनी है। लेकिन बाकी ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट में मेथिमाजोल, सेकंड और थर्ड के अंदर परमानेंट सप्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए कौन सी ड्रग से यूज होती है? वो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन को सेल्स टेक अप करते हैं, टोटली किल हो जाती है। लेकिन यार अपने थायराइड आई डिजीज में ये कभी भी नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के अलावा। थायराइड आई डिजीज, थायराइड आई डिजीज में ये नहीं देते। एक्सीजन ऑफ ग्रोथ फॉर पे लियन है कंपोज डिपोसाइट, एक एक डिसऑर्डर है जिसमें डिपोसाइट्स आप में प्रोमिनेंट दिखते हैं लाइपोमा के अंदर। आरटीए पेशेंट को हुआ बाइल रिटेन सेंसेशन टू कोल्ड हीट पिन प्रिक। मतलब ये देखिए, ये एक पेशेंट है, कहता है उसकी पैरालिसिस हो गया, मतलब कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो कि इधर से आ रहे हैं वो उड़ गए। कोल्ड हीट पिन प्रिक ठीक है, कि एंटीरियर वाली फाइबर्स बिल्कुल ठीक है। देयर इज आल्सो फीकल और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और विच वेसल इज लाइकली। तो ये कौन सा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर, वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, इसको कहना चाहिए था डॉर्सल कॉलम सेंसेशन इंटैक्ट है, ये पीछे वाली। तो ये ज्यादातर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ये सिनेरियो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ड्यू टू अभी बायलेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट तो इन्वॉल्व हो गए, लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर भी होना चाहिए, रिटेन्स नहीं होगा, ये भी लॉस हो जाएंगे, कोल्ड हीट सेंसेशन। लेकिन वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के लिए इसके अंदर ये वाला एरिया सारे का सारा अफेक्टेड हो जाता है, ये सारा। तो पीछे वाला ये वाला बच जाता है। ये होता है जहाँ से आपका विटामिन डोर्सल कॉलम जा रहा होता है, डोर्सल कॉलम मीडियम लैमिनेक्स सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम फाइबर्स इंटैक्ट रहते हैं। ये बात सबको समझ है? समझ आ गई? सो तो नहीं गई? मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे आपके फाइबर्स होते हैं, एंटीरियर मोटर फाइबर्स होते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, और इधर ये होती है पेन टेम्परेचर के फाइबर्स, पेन और टेम्परेचर के, ठीक है। ये सारे फाइबर्स आगे की तरफ होते हैं, इधर इधर। इधर जो आपके फाइबर्स होते हैं ना, ये होते हैं डॉर्सल कॉलम की। डॉर्सल कॉलम कौन सी सेंसेशन लेके जाता है? वाइब्रेशन की, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट को वीकनेस हो लिम्स की, साथ उसकी कोल्ड पेन टेम्परेचर, क्योंकि ये जो आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये पेन और टेम्परेचर लेके जाते हैं। तो ये जितना आपका एरिया ना स्पाइनल कॉर्ड का, ये जिसमें मोटर फाइबर्स हैं, एंटीरियर हॉर्न के, पोस्टीरियर हॉर्न में जहाँ सिर्फ सेंसिटिव फाइबर्स एंटर हो रहे हैं, इस सारे एरिया को आर्टरी सप्लाई करती है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो जब भी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में थ्रोम्बस आएगा तो ये पेन टेम्परेचर भी उड़ जाएगा और वीकनेस भी होगी पेशेंट को, क्योंकि ये एंटीरियर हॉर्न के सेल्स भी उड़ जाएंगे, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होंगे, तो नीचे वीकनेस होगी। एक तो मोटर फाइबर्स उड़ गए, एक सेंसरी पेन और टेम्परेचर के उड़ गए। लेकिन जो डोर्सल कॉलम की सेंसेशन है, वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये इंटैक्ट रहती है, ये इंटैक्ट रहती है। तो डायग्नोसिस तब आपके पास बनता है कि एक पेशेंट हो, उसको बायलेटरल लोअर लिम्ब की वीकनेस हो विद द लॉस ऑफ पेन और टेम्परेचर, लेकिन वाइब्रेशन और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इंटैक्ट है, तो फिर आप सोचेंगे स्पाइनल ट्रैक्ट। जैन समझ आ गया? अच्छा, कहते हैं फ्यूमिगेशन इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल इन केसेस इन्वॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। तो ये जो होता है आपका आईसीयू के अंदर H1, ये इन्फ्लुएंजा वायरसेस के केसेस में हो सकता है एयरबोर्न। पेशेंट इज फाउंड टू बी HIV सीरो पॉजिटिव, तो आप उसका क्या करेंगे? PCR करवाते हैं, ठीक है, और CD4 काउंट करवा सकते हैं। विच का उनको फीटल एंटीजन कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में CEA होती है।
कहते हैं पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम 500 है, रेस्पिरेटरी रेट उसका 12 पे है, ठीक है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट क्या होगी, अज्यूमिंग अ डेड स्पेस ऑफ 150। इसका फार्मूला एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम इनटू डेड स्पेस इनटू रेस्पिरेटरी रेट। तो टाइडल वॉल्यूम कितने 500, डेड स्पेस कितनी है 150, अब माइनस करेंगे 350 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, अप्रोक्सीमेटली 42 तक आएगा। ये पेपर में कभी कभी आता है। स्किन मल्टीपल लेयर्स है, HHV8 वायरस के साथ होगा कापोसी सार्कोमा का फेवरेट एमसीक्यू एफसीपीएस का। स्किन कैंसर HIV एड्स में होता है कापोसी सार्कोमा। पेशेंट है वाटरी डायरिया, प्रोफ्यूज वोमिटिंग। अगर वो 4 आवर्स की हिस्ट्री रहा तो स्टेप 4 या बी सीरियस इन्वॉल्व हो गई, लेकिन इसने हिस्ट्री नहीं दी तो शायद कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो पूछना चाह रहा हो। वाटरी डायरिया में ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ई कोलाई की एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन भी होती है, विब्रो कॉलरिया भी होता है, स्टेप 4 भी होते हैं, बी सीरियस भी होते हैं, ठीक है। तो कॉलरा से क्या होता है, ये CMV स्ट्रेन करता है, ये इफ्लक्स होता है, वाटरी डायरिया, राइस वाटर स्टूल्स, रिहाइड्रेशन होती है, आपने पेशेंट को कंटिन्यू कर। और विब्रोमाइसिन भी आप दे सकते हैं, डॉक्सी बेसिकली। पेशेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है और डेवलप पेटिकियाई, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से पेटिकियाई बनना शुरू हो गए। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर के नीचे मसला है, तो लीवर को भी साथ साथ डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्या प्रोलॉन्ग होगा INR, इन पेशेंट का INR ज्यादा होगा, ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा होगा। आफ्टर एक्सटेंसिव बेसिकली resection, what is the minimal length of the small intestine required to maintain a nutrition absorption? Minimal length, ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड है। वो 150 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट इतना 100 to 150 इलियम और प्रेजेंस ऑफ कोलोन, मतलब इस एरिया को चाहिए होता है। लेस देन अगर 100 हो ना विदाउट कोलोन, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, और न्यूट्रिशन आपको देनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेटली 150 तक आपका इसका साइज होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अगर 50 सेंटीमीटर होगी टू शॉर्ट होगी, 100 होगी बॉर्डर लाइन होगी, 120 ऑफन नॉट एनफ विदाउट इलियम और कोलोन। तो ये डिस्ट्रैक्टर है, 150 तक आपने चूज करना है। इलियम का याद रखिएगा, ये की न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, B12 और बाइल साल्ट्स। इसीलिए जब भी इलियम को कोई डिजीज इन्वॉल्व करता है, क्रोन्स शोन्स, तो विटामिन B12 डिफिशियंसी। बाइल साल्ट्स के बारे में एक बात याद रखनी है, बॉडी में ना कोलेस्ट्रोल और बाइल साल्ट्स, इन दोनों का एक बैलेंस है। अगर बाइल साल्ट्स कम हो गई, कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो गया, तो कोलेस्ट्रोल प्रेसिपिटेट बनाएगा, गॉल स्टोन्स बना देगा। इसीलिए ये जो होते हैं क्रोन्स वाले मरीज, उनमें गॉल स्टोन होते हैं। इंट्रासेलुलर एंटीऑक्सीडेंट ह्यूमन बॉडी में कॉमनली ग्लूटाथायोन है, वैसे उसके अलावा विटामिन सी भी है, उसके अलावा सेलेनियम भी है। इन वायरल हेपेटाइटिस का कौन से मोन बॉडीज और फॉर्म विच सेलुलर प्रोसेस एपोप्टोसिस, और ये ज्यादातर वायरल में नजर आती है। मेलरी बॉडी ज्यादातर अल्कोहलिक में नजर आती है। पेशेंट है प्रेजेंट किया सीरोलॉजिकल प्रोफाइल में सरफेस एंटीजन हैप्पी पॉजिटिव है, ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, और IgM एंटी हेपेटाइटिस कोड। तो ये लाइकली क्या है, इसको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी पेशेंट में सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो लेकिन सरफेस एंटीबॉडी पॉजिटिव हो, तो फिर आप क्या सोचेंगे, और कोड वाली एंटीबॉडी नेगेटिव हो, तो ये एंटीबॉडीज कहाँ से आ गई हैं इसमें, सरफेस तो ही नहीं है। हाँ जी, एनीवन? हेपेटाइटिस बी की ये वाली सीरोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, जो मैंने आपसे पूछी है? वैक्सीन लगाई है आपने मरीज को, शाबाश। पेशेंट है आप पर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, इमेजिंग में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन और ऐसे अपीयर हो रहा है बर्ड बीक की तरह, ठीक है। तो बर्ड बीक, बर्ड ऐसे होता है ना, ये इसकी बीक, तो इसको ऐसे देख लेंगे नीचे बर्ड बीक, तो ये क्लेजिया के अंदर होता है। रिसेक्टेड पार्ट इंटेस्टाइन में स्मॉल सिलिएटेड कोलोनर एपिथेलियम है एंड वाइट पैचेस है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक रिसेक्टेड पार्ट, तो ये इलियम के अंदर होता है, ठीक है। कोलमनर एपिथेलियम भी और वाइट पैचेस, ये पायर्स पैचेस है बेसिकली। व्हाट इज द अंडरलाइंग डिफेक्ट इन लिडल्स? लिडल्स में ई नेक चैनल्स जो होते हैं बेसिकली एपिथेलियम, उनका गेन ऑफ फंक्शन है। समझने कि एल्डोस्टेरोन हाइपर फंक्शनिंग हो गया, तो सोडियम ज्यादा हो जाएगा, पोटाशियम कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो ये सारे फीचर्स रिडल में होते हैं। इसमें ड्रग कौन से यूज होती है, एमिलोडाइड या ट्राइएम्टेरोन, इस रिसेप्टर को बंद करती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कहता है इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एसिडोसिस में पोटाशियम हैंडलिंग को क्या होता है किडनीज में, तो
एसिडोसिस में क्या होता है बॉडी में, देखें पीएच क्या होगी है कम। जब पीएच कम होगी तो बेसिकली बॉडी से पोटाशियम बाहर की तरफ आएगा सेल से। तो सेल से एक तो बाहर की तरफ आने का मतलब ये है कि यूरिन में भी आ जाएगा, तो यूरिनरी पोटाशियम एक्सक्रीशन वो ब्लड में भी ज्यादा हो जाएगा, ब्लड से भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इंक्रीज पोटाशियम सेक्रेशन डिस्टल ट्यूब्यूल में होगी। टोटल बॉडी डिस्पाइट नॉर्मल और हायर सीरम। सीरम की समझ आई है क्यों ज्यादा है? किसी को समझ आई ये बात कि जब भी पीएच कम होती है तो सेल से पोटाशियम बाहर निकल आता है ब्लड में, तो ब्लड में पोटाशियम आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो ब्लड वाला एक्सक्रीट भी हो जाएगा यूरिन में। ठीक है, तो इसलिए टोटल पोटाशियम कम हो जाता है। पेशेंट है मूव्स टू हाई एल्टीट्यूड और उसको साइंस ऑफ हाइपोक्सिया हो गए, तो इसको हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया कहते हैं कि एक तो ऑक्सीजन भी कम है न्यूट्री इन्वायरमेंट के अंदर, और फिर उसके बाद पेशेंट को सैट्स वैसे भी उसकी ड्रॉप कर रही है। व्हेन वेंटिलेशन इज इंक्रीज ब्लड पीएच इंक्रीजेस। क्यों? जब आप वेंटिलेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, इसका इन्वर्स रिलेशन है पीएच के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो पीएच ज्यादा होगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की वजह से। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। यस, एक्स मीनिंग इट इज अ मोनोसोमी ऑफ लॉस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम। एक एक्स को इसीलिए एक चला जाता है, और ये फीमेल्स में होती है। इसमें एसोसिएशंस आपको पता हूँ, कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, वेब नेक शार्ट स्ट्रक्चर होता है। एस्ट्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीक ओवरीज ओवरीज कम है तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। फीडबैक ब्रेन को जाएगा, एलएचएफएसएच ज्यादा होंगे। ठीक है, और बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व्स में होते हैं, कोरेक्टेशन का एसोसिएशन बहुत आती है। पेशेंट है टर्नर सिंड्रोम एमेनोरिया ब्लैक, तो आप उसकी कैरियोटाइपिंग में फिश करवाएंगे। डिलेड प्यूबर्टी के साथ पेशेंट है कल का मसला है। फिर आप कैलमैन सिंड्रोम सोचेंगे, उसमें बेसिकली हाइपोथैलेमस में होता है। पेशेंट है पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया बेसिटी डिपॉजिट हो रहा है इंसुलिन की वजह से भी साथ साथ, और साथ साथ पॉलीयूरिया पॉलीफेजिया भी हो रहा है बेसिटी। तो ये कॉर्टिसोल है बेसिकली। कॉर्टिसोल की क्लिनिकल पिक्चर ऐसी तरह आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, प्रेशर होता है, और साथ इंसुलिन की वजह से फैट डिपॉजिट होता है। पेशेंट है ल्यूकोपार्थोरेपिया इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है, इससे बेसिकली वो एडिनोकार्सिनोमा कराते हैं और माल्टोमा भी करवाते हैं। पेशेंट है डायग्नोस्ड विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी एंड डब्ल्यूएचओ ने जो सेकंड लाइन ड्रग्स उसके लिए दी है, ड्रग को पैदा के लिए 6 मंथ में ये होते हैं, इसमें पैदा के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में इसमें मैंने डिफाइन कैसे किया, आइसोनियाजिड सेकंड लाइन में आपके पास ये ड्रग्स है बेटाक्यूलिन, थाइमिसोलिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, क्लोफ्लाजामिन या साइक्लोसिलिन। तो ये डब्ल्यूएचओ कहती है 2 साल तक ट्रीटमेंट नहीं, या 1 साल तक, पेशेंट की सफेरिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए। slowly growing painless swelling in front of the ear, biopsy में benign adenoma आ गया। ठीक है, from which structure is this adenoma most likely? तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अगर तो इन फ्रंट ऑफ ईयर है तो पेरोटिड का एरिया है, तो पेरोटिड से होगा प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा हो सकता है, म्यूसिनस वाला। पेशेंट है प्रोडक्टिव कफ है, येलो स्पूटम में निमोनिया की इन्फेक्शन हो रहा है, और ये ज्यादातर अगर इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद होता है स्टेफ निमोनिया, क्योंकि ये स्टेफ वाला में ना पता क्या होता है, एब्सेसिस बनती है, और ये बड़ा नोटोरियस है, इसमें भी नेस्टल की टैबलेट देनी पड़ती है।
पेशेंट है पेनफुल मेचुरेशन है, यूरिन में ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इकोलाई, बेसिकली जब भी इकोलाई का इन्फेक्शन होता है इसी तरह का होता है। ग्रेनुलोमा में क्या होता है, दरमियान में कैसिएशन होती है, फिर आगे पीछे लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोसिस होती है। एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स नजर आते हैं और जायंट सेल्स। ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर सर्जन बिहाइंड द हार्ट रीच हुए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बेसिकली कौन सी वो पैल्पेट करना चाह रहा है, दिस इज द ओब्लीक पेरिकार्डियल साइनस। ये बहुत एमसीक्यू आता होता है। सर्जन ने उंगली पीछे रखी है तो क्या होगा, सर्जरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर्ड साइनस है और सर्जिकल क्लैम्प स्पेस है एओर्टा और पल्मोनिक आर्टरी के दरमियान। और ये क्या कहता है, पेरिकार्डियल साइनसिस फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ डोर्सल मीसोकार्डियम। एक वेंट्रल होती है, एक डोर्सल होती है, तो उनसे ये साइनसेस बनते हैं। इसके बाद है इनफर्टाइल फीमेल यूरिन के स्ट्रिप्स को यूज करती है टू मॉनिटर हार्मोन लेवल। तो कौन सा हार्मोन लाइकली डिटेक्टेड, तो एलएच। ये बेसिकली अगर उसकी आप बात करें मिड साइकिल में, तो एलएच की सर्ज आती है एवुलेशन से बेसिकली 24 आवर्स पहले। A contrast dye study shows a dye passed through and was removed from the left side, but not on the right side. एक साइड से कंट्रास्ट निकल गया, एक से नहीं। डाई वॉज डिटेक्टेड अबव द ब्लैडर ऑन द राइट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से डाई निकल गया, राइट साइड से कहता है इधर तक डाई आया, ब्लैडर से ऊपर ऊपर आपको फील हुआ है। तो डायग्नोसिस क्या होगा, बेसिकली इसका डायग्नोसिस ये होगा कि नहीं, कहते हैं कंट्रास्ट आए बट नॉट ऑन राइट साइड, डाई वॉज डिटेक्टेड अबव द ब्लैडर ऑन द राइट साइड, मतलब कि डाई इधर देखा गया, ब्लैडर से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल ऊपर से नहीं आ रहा। तो ये इसका पेल्विक किडनी पड़ा हुआ है बेसिकली। A newborn present with absent anal opening, meconium discharge from the vaginal introitures, like the diagnosis क्या है। अच्छा, न्यूबॉर्न में अगर एनल ओपनिंग है, एब्सेंट है, और मेकोनियम डिस्चार्ज विजाइना से हो रहा है, तो एनल ओपनिंग, तो ये क्या है बेसिकली, इसको, हाँ इसको फिस्टुला बना हुआ है, ठीक है। तो रेक्टो विजाइनल फिस्टुलास की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे बच्चों में नहीं होता है, ऑब्स के पेशेंट में होता है ज्यादातर गायनी के प्रोसीजर्स के बाद। 3 साल का बच्चा है, उसको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, तो वाइटम उसमें बेसिकली व्हाट टेस्ट इज अप्रोप्रिएट उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे में अगर बच्चे में ब्लीडिंग टेंडेंसी, यहाँ तो वाइटामिन के का मसला होता है, ठीक है। लेकिन वो 3 साल में तो नहीं ना होगा, वो तो शुरू के बर्थ के दिनों में होता है। 3 साल में अगर आके हो रहा है तो ये फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी, 8 की डेफिशिएंसी, तो एपीटीटी आप टेस्ट कराएंगे एक्स इंट्रिंसिक पाथवे के लिए। ओवेरियन कैडिनोमा में CA-125, कल मैंने एक पेशेंट एडमिट किया 1600 पे ओवेरियन उसका CA-125 था। पेशेंट है मल्टीपल सिस्टिक किडनी के अंदर इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसके एसोसिएशन आपने याद रखनी है, इससे बेरी एन्यूरिज्म्स होती हैं, सब रेकनल हेमरेज के साथ पेशेंट आता है, ठीक है। पेशेंट है कोडेक्टेशन ऑफ एओर्टा हो गया, मार्फनाइट्स एक्सपेक्टेड है। क्रोमोसोम के इसके साथ एसोसिएशन क्रोमोसोम नंबर 15 के फिब्रिलिन जीन का मसला होता है इसमें। और इसमें मार्फन के अंदर क्या क्या होता है, लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज होती हैं, एओर्टिक रूट की डायलेशन डायलेशन। इसमें एक और चीज, मार्फन में जो लेंस होता है ना बेसिकली, वो आई थिंक सो मार्फन में मीडियल साइड पे आता है और होमोसिस्टेनीमिया में टेम्पोरल साइड पे। एक ऐसा डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। होमोसिस्टेनीमिया वाले भी बंदे बड़े बड़े कद के होते हैं, लेकिन उनमें जो लेंस होते हैं ना उसकी डिसलोकेशन टेम्पोरल साइड पे होती है, बाहर की तरफ, और मार्फन में अंदर की तरफ होती है। मार्फन में सुप्राटेंटोरियल होती है, मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। आई थिंक सो यस, होमोसिस्टेनीमिया में इनवर्ड होती है, होमोसिस्टेनीमिया इनवर्ड, क्योंकि असल में भी आपने याद रखना है जो आपकी बॉडी में होमोसिस्टीन है ये कन्वर्ट होता है मिथ्योनिन। एक तो ये पाथवे है जो कि विटामिन B12 यूज करता है, एक और पाथवे है होमोसिस्टीन या B9 भी यूज करता है। होमोसिस्टीन इस सिस्टीन में कन्वर्ट होता है, इसमें एंजाइम होता है सिस्टाथायोनिन सिंथेज। तो कुछ लोगों में होमोसिस्टेनिमिया की वजह विटामिन बी ये वाली होती है, कुछ लोगों में सिस्टाथायोनिन की डेफिशिएंसी होती है। जिसमें सिस्टाथायोनिन की डेफिशिएंसी होती है उसमें होमोसिस्टीन के लेवल ज्यादा होते हैं, तो उन पेशेंट में टेंडेंसी होती है कि वो यूरिन बिलो पैन अबाउट ALT, ST लेवल एलिवेटेड विच विटामिन ये B6 की डेफिशिएंसी उससे होते हैं।
Patient को perifertic niacinous sign B12 की deficiency. A patient regularly consume polished rice. तो rice के जब भी स्मेल हुआ है तो अपने विटामिन B1 थायमिन पिक करना है. What is the key physiological role of vitamin A? ये basically rhodopsin बनाता है. आई के अंदर abnormal feces की वजह से होती है. Feces कर्वी होता है. The patient present retroस्टेरोन chest pain और aspirin और nitroglycerin आपने दे दिया. तो mechanism क्या है? Aspirin antiplatelet है. Nitroglycerin vasodilator है. Blood flow ज्यादा करेगी. तो सलिबाइलर का उसमें बड़ी स्केरी होता है वो. ठीक है. सलिबाइलर वर्ड्स में ट्रंकल एटेक्सिया होता है. अल्कोहलिक्स में मेडुलोब्लास्टोमा में ये होता है. रोमबर्ग इज नॉर्मल सेरिबैलम लियम्स में. ठीक है. मिड लाइन ये सेरिबैलम है. ये वर्मस है. वर्मस का जब भी मसला होगा तो ये कोई नेस्टैग्मस होता है. ठीक है. और गेट के मसले भी होते हैं. लेटरल में जब भी मसले होंगे तो लिम्स के मसले होंगे. This structure risk of damage above the piriformis muscle. Piriformis muscle जो होता है ना, लैंड मार्क है दोनों तरफ. इससे ऊपर सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी डैमेज होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर अबव में सुपीरियर नर्व और आर्टरी है. बिलो में शैटिक नर्व है. इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है और पेडेंडल नर्व. यही जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है इसके बारे में क्या एक बात आपको पता होनी चाहिए. ये सप्लाई करती है बेसिकली ग्लूटियस, मीडियस और मिनिमस. आपको एक बात पता होनी चाहिए. जब इस ग्लूटियल नर्व की इंजरी होती है तो ट्रेनल बर्न क्रिएट आता है. वो क्या होता है? ये देखिए. जो आपकी पेल्विस है ना, जब आप फॉर एग्जांपल ये आपके दो, आपने ये वाला फुट थोड़ा सा उठाया ना, ऑफ द ग्राउंड किया, तो इसको अपनी जगह पे रखने के लिए अपोजिट साइड की पेल्विस में से इसको स्टेबलाइज कर ड्यूटी, यानी डिप डाउन ना करें. ठीक है. तो जब भी आप किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल कहते हैं ये वाला राइट फुट को एलिवेट करें और उसकी पेल्विस डिप डाउन हो जाती है, तो जिस साइड पे डिप हो रही होती है ना उसके अपोजिट लिखना होता है. तो जिस टांग पे आप खड़े होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बंदा कहे कि अभी आप लोग लिसनर्स आ रहे हैं कि यार आप अपनी राइट फुट पे खड़े हो जाओ, तो आपके राइट फुट पे खड़ा होने पे ना आपको फॉर एग्जाम्पल आप सारे लोग कहते हैं ये आपका राइट फुट है, ये आपका लेफ्ट फुट है. आपको कोई कहता है कि यार आप अपने राइट फुट पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट वाले को थोड़ा ऊपर कर. इस मैकेनिज्म को कौन स्टेबलाइज कर रहा है कि राइट ऊपर आपने कर लिया, तो ये राइट वाला फुट इसको खींचेगा आपके तरफ, इस वाली पैलेस को, ताकि ये नीचे डिप डाउन ना हो. लेकिन अगर आप राइट फुट पे खड़े हुए और आपकी जो लेफ्ट वाली पैलेस है वो टेंट हो, ठीक है, वो बैलेंस नहीं कर पाई, तो आप लोग मुझे एक बात बताएं किस साइड पे मसला होगा. कौन सी ग्लूटियल नर्व का मसला है? कौन सी ग्लूटियल नर्व का मसला है? आप सबको कहूँ अपने राइट फुट पे खड़े हो जाएं. ठीक है. और आप लोगों में से आपकी जो पेल्विस है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट हो जाए, जिससे ये पिक्चर में है. ठीक है. तो क्या मसला है, क्या वजह होगी? राइट ग्लूटियल नर्व आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर रहे. इसका निमोनिक सिंपल मैंने रखा था कि जिस फुट पे आपको खड़ा होने का उसी फुट की याद जिस फुट पे आपको कहा जा रहा है इसका मतलब है उस साइड, और आप अपोजिट साइड पे उसको टिल्ट होने से बचा लेते हैं. ये बात क्लियर होगी. सो गए हैं आप लोग?
ओके ओके ओके, बस थोड़ी देर हम थोड़ी ब्रेक करते हैं, मैं पानी पी लूँ, आप लोग भी थोड़ी सी ब्रेक कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जल्दी चलेंगे, हाईलाइट एमसीक्यूज को करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, केस ऑफ आर पाल्सी, तो ब्रेकियल प्लेक्सस कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, C5 टू C6 बेसिकली अपर ट्रंक होती है। लोअर ट्रंक जो होती है वो किसमें होती है, क्लम्पियस पाल्सी में होती है, उसमें याद रखते हैं। इस अपर पाल्सी में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है, जिसकी वजह से फ्लेक्शन जाती रहती है, तो हैंड जो होगा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, फ्लेक्शन नहीं होगी। एक तो ये बात आपने याद रखनी है एल्बो की। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एक्सिलरी के डैमेज की वजह से एबडक्शन नहीं होगी। तो आपको पता है 0 to 15 डिग्री जो फर्स्ट एबडक्शन होती है वो सुप्रास्पाइनेटस करवाता है। 15 to 90 डिग्री जो एबडक्शन होती है, आपका बाजू जो बिल्कुल सीधा जाता है लिम्ब के क्रॉस, इस तरह की एबडक्शन 90 डिग्री तक, तो ये करवाता है डेल्टाइड। तो 90 से ऊपर जो होता है वो सिलेटस करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि बेसिकली 0 to 15 में सुपिनेशन का मसला सुप्रास्पाइनेटस का होता है। सुप्रास्पाइनेटस को भी नर्व सप्लाई C4 के लेवल से आती है। सुपीरियोथर्मिक वेन डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है विच वीनस साइनसेस के साथ, कवर्नर साइनस, और ये डेंजर एरिया फेस होता है। फिर जी पेशेंट है, वेट गेन है, हेडसोटिज्म है, ब्लड वीन। ब्लड वीन का मतलब है कि मसला दिमाग के अंदर आ गया। ठीक है, तो ब्लड वीन है, हेडसोटिज्म है, वेट गेन है, तो कहते हैं विच टेस्ट शुड बी टेस्ट। तो पिट्यूटरी के फंक्शन के लिए आप इनमें से TSH कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स एडिमा की वजह से TSH सेंसिटिव टेस्ट है। थायराइड फंक्शन और हाइपोथायराइडिज्म कैन लीड टू, मतलब इनमें से TSH सब है। प्रोलैक्टिन एलिवेटेड होता है, प्रोलैक्टिनोमा के अंदर FSH ओवेरियन रिजल्ट्स को शो कर रहा होता है, और कॉर्टिसोल जो है वो कुशिंग सिंड्रोम में होगा। तो इनमें से एक ही था TSH था। TSH से आपको पिट्यूटरी का थोड़ा मसला भी पता चल जाएगा। पेशेंट है, नमनेस है, लेटरल, ये मैंने आपको MCQs बता दी है। लेटरल फिंगर्स का जब भी आएगा तो अपने पीरियड नर्व को चूज करना है। पेशेंट ने प्रेजेंट किया स्टैब वुंड लंबर रीजन के अंदर, विच एनाटॉमिकल लेयर्स विल बी पेनिट्रेटेड। सबसे पहले स्किन है, यानी स्किन, स्किन के बाद कैम्पर्स फेशिया, फिर स्कार्पा फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस फेशिया, ट्रांसवर्सालिस। ये दो फेशिया के नाम याद रखें। सी पहले आता है, एस बाद में आता है। तो स्कार कैम्पर्स फेशिया फर्स्ट होगा, फिर स्कार्पास। पेशेंट प्रेजेंट हर्निया लोकेटेड बिलो और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल के अगर नीचे हर्निया होगा तो फेमरल होगा, ऊपर होगा तो इंग्वाइनल आप सोच सकते हैं। और ऊपर वालों में फिर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों तरफ। ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल के अगर मीडियल ही होगा, यहाँ भी ये कह रहे हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियल ही होगा, तो ये कौन सा होगा, MD। दिस इज डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो मैंने मॉडिफाई था MD डोंट लाई। जो लाई है LI, लेटरल जो होते हैं वो, लेटरल साइड पे जो हर्नियाज होते हैं वो कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट। हर्निया फाउंड लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये मैंने बता दिया, इनडायरेक्ट होते हैं। व्हाट आर प्राइमरी टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर्स, और इंटरप्रेटेड क्या किए जाते हैं। मतलब जब भी बॉडी में एसिडोसिस होगा ना, रेस्पिरेटरी फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी, अगर आप रेस्पिरेटरी लिख लें, रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर होगा ना, कंपनसेशन मेटाबॉलिक होगी, ये बात याद रखिएगा। बाकी एसिडोसिस अल्कलोसिस को अपोजिट कर लिया करें। अगर रेस्पिरेटरी एक पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, तो कंपनसेशन में रेस्पिरेटरी की जगह लिखने मेटाबॉलिक, और एसिडोसिस की जगह अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कंपनसेशन, सारे ऑप्शन तकरीबन ठीक थे, ये कंपनसेशन भी मेंशन की। सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी में बाइकार्ब क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। तो यूरिन, क्योंकि जितने भी एसिडिक चीज होगी ना, उसको अगर आपने एक्सक्रीट करना है तो आप यूरिन को अल्कलाइन करें, और जितनी एसिडिक चीज होगी वो एब्जॉर्ब भी एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए सैलिसाइलेट स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पैराडोल वगैरह। तो अल्कलाइनाइजेशन यूरिन की इसलिए की जाती है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। इसी आपने पढ़ा होगा TCA साइकिल्स, TCA ड्रग्स जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इनके लिए भी यूरिन को अल्कलाइन किया जाता है, एक्सक्रीशन को ज्यादा करती है।
40 पेशेंट है, फिल्म हार्ट प्रोस्टेट है, डीआरडीपी टाइप की डायग्नोसिस क्या होगा, प्रोस्टेट का एडिनोकार्सिनोमा, इससे ज्यादातर बैक पेन होता है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट किया लॉस ऑफ फुट इनवर्जन, तो पैड निमोनिक से याद रखें, फुट इनवर्जन, पैड और टिप, तो इनवर्जन उड़ गई है तो ये मसल नर्व, पहले आपको पता हो टिबियल इन्वॉल्व है, लेकिन वो नीचे पूछ रहे मसल कौन सा है, तो इसमें टिबियालिस पोस्टीरियर होता है, टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, इन्वर्जन जो है टिबियालिस पोस्टीरियर प्लस सेंटीरियर करता है, और जो ई वर्जन होती है वो प्रोपोडेनियस लॉन्गस और ब्रेविस, ये भी आ सकते हैं, लेकिन ये भी एक सही एमसीक्यू, इनमें से एक आता होता है पेपर में। Boxer is struck just below the mandibular foramen or experience loss of sensation lower teeth or gums, ये मैंडिबुलर का एरिया है, तो नर्व कौन सी होगी उसकी, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो कि मैंडिबुलर की ब्रांच है। पेशेंट है ड्रंकन गेट के साथ रेटेक्सिया, तो सेरिबैलम का सेंट्रल एरिया उड़ गया, ये जो वर्डमस का एरिया होता है बेसिकली, यहाँ पे फ्लोक्रोनोडुलर लोब भी होती है, ज्यादातर वैसे फ्लोक्रोनोडुलर लोब या मसले होना तो नस्टैगमस होता है, वर्डमस हो तो ट्रंकल एजेक्सिया, तो लिम्स के मसले। पेशेंट है प्रेजेंट किए बैलेंस के साथ, स्टैगरिंग गेट के साथ, सेरिबैलम डैमेज के साथ, फंक्शनल एरिया कौन सा इन्वॉल्व होगा, वेस्टिबुलो सेरिबैलम एरिया। अच्छा, ये जितना भी आपके ट्रैक्स होते हैं ना, जो वेस्टिबुलो सेरिबैलम है ये आपका इन्वॉल्व होता है गेट के साथ, इसका इन्वॉल्वमेंट है इसकी, और बैलेंस के साथ एटेक्सिया करवाता है, तो ये वेस्टिबुलो सेरिबैलर ट्रैक्स जो होते हैं जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो एटेक्सिया पेशेंट होता है। उसको सिंपल सा आप याद रखें कि ट्रंकल अटैक्सिया होगा अगर सेंटर में मसला होगा, लेटरल जितना मसला होगा लिम्स में मसला होगा सेरिबैलम पे। हाइपोग्लोसल नर्व डैमेज हो गया विच टंग का मसल स्पेयर्ड होगा, इसमें प्लेटोग्लोसल मसल होता है, ये टंग का स्पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, हाइपोग्लोसल मसल तमाम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट दिस वन मसल, ये वेगस से सप्लाई होता है फेरेंजियल प्लेक्सस के थ्रू, देयरफॉर इस ये जब इंजरी होगी तो ये स्पेयर्ड हो जाएगा। वैसे हाइपोग्लोसल नर्व कौन सी नर्व है, 12, और इसका एक निमोनिक होता है, टंग नेवर लाइस, इसका क्या मतलब है, जब भी 12 नर्व की पॉलिसी होगी तो टंग उसी तरफ जाएगी, अगर राइट साइड की पॉलिसी होगी तो राइट साइड पे टंग डेविएशन होगी, अगर लेफ्ट साइड की होगी तो लेफ्ट साइड पे डेविएशन होगी। इंटेस्टाइन्स रिसेक्टेड, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि पहले भी हम कर चुके हैं, वो 150 सेंटीमीटर तक है। बाइल साइड्स कहाँ से अब्सॉर्ब होते हैं, आइलम से। जिजनम को आइलियम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, जिजनम के अंदर जो आर्टीरियल आर्कियड्स होते हैं वो फ्यू होते हैं, ये अगर जिजनम के लेयर्स है ना तो इसमें आर्टीरियल आर्कियड कम होंगे, ये अगर आइलियम है तो इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, विटामिन ए टॉक्सिसिटी से सूडो ट्यूमर सेरिब्राई होता है, ये नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस की या बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन बीआईएच की तरह प्रेजेंट करते हैं, पेशेंट को वोमिटिंग होगी, वीएन की प्रॉब्लम्स होंगी, तो जब हम देखते हैं तो वो ले रहा होता है विटामिन ए, पेटोजेनिक बीआई। What is the earliest sign of vitamin A deficiency? Night blindness, rods production basically formation disrupt हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस इसका अर्लीस्ट साइन है, और ये इसमें याद रखिएगा बाइट स्पॉट्स लेट बनते हैं। अल्फा हेमोलिटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, वो स्ट्रेप्ट विरिडेंस ग्रुप हो रहे हैं, जो सेंसिटिव होता है वो स्ट्रेप्ट निमोनिया होता है। मुझे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड लगती होती थी फर्स्ट एड की। देखो ग्राम पॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक होते हैं स्ट्रेप्ट, एक होते हैं स्टेप, जो मतलब कोकस होते हैं, कोकस। जो स्ट्रेप्ट होते हैं इनके आगे टाइप्स होती हैं, अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस, गामा। कोई मुझे बता सकता है अल्फा में कौन कौन से आते हैं, उसमें अब यही करते हैं ऑप्टिसन सेंसिटिविटी देखते हैं, जो ऑपरेशन सेंसिटिव है वो स्ट्रेप्ट है नमूनी, और अगर रेजिस्टेंट है तो वो क्या होगा, विराडेंस। फिर बीटा हेमोलिसिस का आप देखते हैं, उसमें बेसिट्रेसन सेंसिटिव कौन सा है, पायोजेंस।
और एग लैक्टेशन जो होता है वो पेसिट्रेसन रेजिस्टेंट होता है। मतलब ये तो हमारी बेसिक्स हो जाती हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते होते हैं। गैमा में फिर आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस आता है और एंटेरोकोकस। अब अक्सर बच्चे एंटेरोकोकस जो होता है ना, इसको ग्राम नेगेटिव समझते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव है। यूरिन की इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी ब्लैडर की जो नर्व सप्लाई है वो H2 S3 S4 है। अब वो था आज ना इमरजेंसी में मेरे पास एक केस आया सुबह सुबह, यंग पेशेंट था और उसको ना टैकीकार्डिया था। वैसे आप लोग डायग्नोस करें ना क्या था उसको, टैकीकार्डिया था, यूरिन की रिटेंशन थी और एक्साइट था। मैंने जब उससे हिस्ट्री ली तो मुझे कहता है कि मैंने ना कोई कोक ली है, मतलब अब वो कोक कह रहा था। आपको वैसे ये कौन सी पॉइजनिंग लग रही है? यूरिन की रिटेंशन, टैकीकार्डिया। मैं उसके प्यूपल देखना भूल गया था। मुझे ये जो लग रहे थे ना सारे फीचर्स, ये एंटी मस्कुलिनिक सिस्टम के लग रहे थे। उसने कोई ऐसी ड्रग ली है जो कि एंटी मस्कुलिनिक टाइप की थी। ब्लैडर में उसने रिटेंशन करा दी, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक कॉन्ट्रैक्शन कराता है तो एंटी मस्कुलिनिक रिटेंशन कराता है। नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फेट तो नहीं थी ना वो, कोई ड्रग लेके आया था इस तरह की। फीवर शीवर नहीं था, बस यही फीचर्स थे उसके। Which nerve passes through the foramen rudendum? Maxillary nerve. मैंने बनाया था स्टैंडिंग रूम ओनली। फोरामेन जो सुपीरियर ओब्लिक फिशर है वहां से V1 होगी, ऑप्थेल्मिक रोटेंडम से V2 होगी, ओवेल से V3 होगी। इन्होंने भी वही नमूने लिखा हुआ, ठीक है। कहते हैं विच hernia located lateral to inferior epigastric vessel। तो lateral अगर होगा, ये inferior epigastric vessel है, इसका निमोनिक है MD डोंट लाई। तो MD का मतलब है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के मीडियली जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे, लैटरली जो होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। असल वर्ड को मैं ऐड कर देता हूँ, डी आई, ठीक है, ये असल वर्ड है, MD डोंट लाई। कहता है हर्निया लोकेटेड यार, ये हो गए बार बार एक यार है। फर्स्ट वेब स्पेस से हैंड से कहाँ पे ड्रेन जाती है? एपिकल एक्सिलरी रूट तक जाती है, सेफेलिक वेन के थ्रू। अच्छा ये देखिए, अगर आपका ये हैंड है, फर्स्ट वेब स्पेस बेसिकली लेटरल हैंड से फर्स्ट वेब स्पेस है वो एपिकल में जाएगी, मीडियल हैंड जो जितना होगा वहां पे बेसिलिक में जाएगी, एपिट्रोक्लियर और लेटरल एक्सिलरी ग्रुप में। फर्स्ट का एक्सिलरी लिम्फोडेनोपैथी करवाती है, एपिट्रोक्लियर नहीं करती। तो फर्स्ट वेब स्पेस बेसिकली थंब वाली साइड से वो आती है आपकी बेसिकली एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर, और जो लेकिन आपकी मीडियल साइड की होती है वो लेटरल में आती है। फेस दैट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, द टंग के ऊपर। ये कोई बच्चों वाला सवाल तो नहीं है, ये मुश्किल सवाल ही था। स्वीट, स्वीट टेस्ट your perception of binding of sweet components की on the taste receptor cells, तो पोटेशियम चैनल्स का रिफ्लक्स बंद कर देती है, तो जो कि पास करती है डीपोलराइजेशन, क्योंकि पोटेशियम अंदर जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे। ये मुश्किल सवाल था। पेशेंट केम आफ्टर RTA के बाद 6 यूनिट्स उसको ब्लड के लगे हैं, अब उसको ब्रेथलेसनेस हो गई, क्यों? क्योंकि ओवरलोड में चला गया 6 से। पेशेंट में TTP है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, अब बिकम प्रेग्नेंट, विच इज अ लाइकली ड्रग? ये सवाल कौन बताएगा मुझे? एक पेशेंट है, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी, और कौन सी एक ऐसी टीबी की दवाई दी जिसकी वजह से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंड्यूस हो गई, उसके लेवल कम हो गए और पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई? जी, एनीवन? मैंने बताई थी आपको, शाबाश, रिफेम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर है। 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है, स्मॉल सेल कैंसर है और विद कन्फ्यूजन के साथ वो आई है। तो आप कहते हैं नोजिया और वॉमिटिंग है, लैब्स में क्या है? सोडियम कम है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी भी कम है, यूरिन के अंदर सोडियम ज्यादा जा रहा है। यूरिन में सोडियम का मतलब क्या होता है पता है? कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना, रेस, वो इनएक्टिव है। तो रेस इनएक्टिव का मतलब क्या है? कि बंदा डिहाइड्रेशन में नहीं है, ठीक है, और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी उसकी हाई है।
तो ये सारा इस फेवर में जा रहा होता है कि एडीएच एक्टिवेटेड है, लेकिन रैश एक्टिवेटेड नहीं है। तो एडीएच एक्टिवेटेड और रैश एक्टिवेटेड ना हो तो एक ही बचता है एस आई एडीएच। एडीएच टू मच हाइपर फंक्शन करें। वैसे आपकी उनके लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जब भी सोडियम कम आता है ना, अगला टेस्ट क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम कम आया, अगला बेस्ट टेस्ट क्या होगा? एनीवन? इन्हीं में से मुझे देख के बता दें क्या होगा, अगला बेस्ट टेस्ट क्या होता है? जब भी हाइपोनेट्रीमिया होता है, नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है? जी, कौन सा टेस्ट होगा? इसमें टेस्ट होगा सबसे पहले यूरिन की, सबसे पहले आप सीरम osmolarity करते हैं, ठीक है? इसको मैं आपको डिटेल में नहीं जाता, लेकिन याद रखिएगा सीरम osmolarity तीन सिनेरियोज हो सकते हैं, या कम होगी, या नॉर्मल होगी, या ज्यादा होगी। ये दो होना तो इसको सूडो कहते हैं, अगर कम होना तो इसको ट्रू हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। ट्रू हाइपो में आगे आप देखते हैं कि मरीज का एडीएच एक्टिवेट हुआ हुआ है या नहीं। अगर एडीएच एक्टिवेट हुआ हो तो फिर आगे आप चलते हैं। अगर एडीएच एक्टिवेट ना हुआ हो, कैसे पता चलेगा एडीएच एक्टिवेट है? एडीएच जब भी एक्टिवेट होता है तो यूरिन की जो ओस्मोलैरिटी होती है ना, यूरिन ओस्मोलैरिटी वो इंक्रीज हो जाती है। और इसमें जब एडीएच इनएक्टिव होता है तो डाइल्यूट यूरिन आता है, तो यूरिन की ओस्मोलैरिटी 100 से भी नीचे चली जाती है। फिर देखें एडीएच अगर एक्टिवेट है, अगली चीज आप देखोगे कि रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हुआ है या नहीं। उसका तरीका क्या है? सिंपल। उसका तरीका होता है, आप सोडियम देखते हैं यूरिन के अंदर, अगर वो सोडियम ग्रेटर देन 20 आ रहा हो तो रीनल कॉज है, ठीक है? रेनल सिस्टम इनएक्टिव है। अगर सोडियम यूरिन में कम आ रहा हो तो मतलब ये होता है कि रैस एक्टिवेट हुआ हो। रैस आप खुद सोचें, रैस को कौन एक्टिवेट कराएगा? लो बीपी। तो हम इसको सिंपल ऐसे रखते होते हैं, एक्स्ट्रा रीनल कॉजेज में यूरिन में सोडियम कम आता है। तो मैं अगर आपको कहूँ मरीज को डायरिया है, तो डायरिया में क्या होगा? सोडियम कम होगा, ऑस्मोलैरिटी भी कम होगी, एडीएच एक्टिवेट हुआ होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी रेज्ड हुई होगी, और यूरिन में जो सोडियम होगा बेसिकली उस पेशेंट का कम आएगा। ये बात समझ आ गई है जैन? अगर जैन को समझ आ गई तो सबको ही आ जाएगी, ठीक है? ये एक पाथवे होता है इसको डील करने का, कि सबसे पहले आप एडीएच देखें एक्टिवेट हुआ हुआ है तो फिर आप आगे चलें। अगर एडीएच एक्टिवेट नहीं हुआ, ये तो साइकोजेनिक है। चलो गुड, शाबाश। कार्डियो प्रोटेक्टिव कौन सी एंटी डायबिटिक? वैसे डीप ज्यादातर लीराग्लूटाइड से भी अच्छी ड्रग एक और आई है, SGLT2 इनहिबिटर्स, वो होती है। पेशेंट है, हाई ग्रेड फीवर है, बैक एक है, अप्रोप्रिएट नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा? कल्चर्स करवाएं टाइफाइड के लिए। बच्चा है, उसको हाई पिच कराए है, कैट लाइक माइक्रोग्लोसिया, लो बर्ट, हाइपर टाइलोरिज्म। ये तो मुश्किल सवाल था, लेकिन किसी ने पढ़ा हो तो उसको पिक हो जाता है उससे। कैट वाली कढ़ाई जब भी होता है तो क्राइड कैट सिंड्रोम होता है। पेशेंट है, बायलेटरल एंगीडीमा, डिस्नी है, हेपेटोमेगाली है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का सिनेरियो है, टीबी का केस है। इसमें कौन सा डिसेंट होता है जेवीपी में? वाई डिसेंट। ये पेशेंट है, उसके लंग फील्ड्स क्लियर है, हाँ, लेकिन है उसको एडीमा, जेवीपी रेस, तो ये राइट साइड का फेलियर होता है। व्हाट इज द एंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर? रहता है राइट किडनी हाइलियम। राइट साइड पे सबसे आगे वेन होती है, ठीक है? वेप।
वेन आर्टरी पेल्विस, किडनी में रोड है लेफ्ट ड्यू टू लिवर। वेन जो क्रॉस करती है एंटीरियर टू होता है लेफ्ट साइड पे, इसी वजह से लेफ्ट साइड पे जब भी ये देखिए ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, पहले आपने ये पढ़ा कि वेन आ गया आर्टरी है फिर पेल्विस है। फिर एक और काम की बात ये है कि आपको पता होगी कि फॉर एग्जांपल ये आईवीसी जा रही है इंफीरियर वेन को, ठीक है, ये रीनल वेन लेफ्ट साइड की है ये राइट साइड की है, तो ये आईवीसी में सीधी जाती है। जो आपके टेस्टिस होते हैं ना, राइट वाली गोनाडल वेन सीधी आईवीसी में जाती है, जो लेफ्ट वाली होती है ना ये रीनल वेन के थ्रू जाती है। तो ये यहाँ पे पीछे एओर्टा भी होता है, क्योंकि आपको पता है राइट साइड पे वेन होती है लेफ्ट साइड पे एओर्टा होता है आपकी बॉडी में। तो एओर्टा बाज वक्त इस रीनल वेन को कंप्रेस करता है तो पेशेंट को वेरिकोस सील हो जाते हैं। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म वाला पेशेंट होता है ना उसको वेरिकोस सील हो सकते हैं। इसकी वजह क्या होती है, इसको नट क्रैकर सिंड्रोम कहते हैं कि एओर्टा कंप्रेस कर रहा है रीनल वेन को। ये बात समझ आ गई है बच्चों? अगर ये बात आपको समझ आ गया तो आप लोग बहुत एक्टिव हो माशाल्लाह। कि एओर्टा रीनल वेन को कंप्रेस करेगा, रीनल वेन में ड्रेन कर दी थी गोनाडल वेन, जिसकी वजह से पेशेंट को वेरिकोसील हो गया। एनीवन, कोई बच्चा जो सोया हुआ हो? इज दिस पॉइंट क्लियर? गुड, शाबाश। बस थोड़ी सी रह गई। सर्जन स्ट्रक्चर देखिए, पोस्टीरियर टू ओवेरी जा रही है नियर द इंटरन्यूबल पेल्विक लिगामेंट। ये स्ट्रक्चर क्या होगी? यूरेटर्स होती है, वाटर अंडर द शेफ्ट, ज्यादातर यही डैमेज होती है। और पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन एंड टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हो रहे हैं। टिपिकल फीचर्स तो क्या होता है? नोजिया होता है। पेशेंट है, पेनलेस जॉन्डिस है, वेट लॉस है, पैल्पेबल नॉट एंड गॉल ब्लैडर है, हेड ऑफ पेंक्रियास का कार्सिनोमा सोचेंगे आप। सी 199 बेस्ड होगा। स्केलेटल मसल और पल्मोनरी मसल का माइक्रो सर्कुलेशन का फीचर किसमें होता है? इंक्रीज इंटेस्टाइनल। अच्छा, कहते हैं व्हाट इज द शेयर्ड फीचर स्केलेटल का और पल्मोनरी मसल का, माइक्रो सर्कुलेशन का, दोनों की? तो दोनों में ये होता है, स्केलेटल मसल्स में भी और पल्मोनिक मसल की माइक्रो सर्कुलेशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए एडिमा का रिस्क ज्यादा होता है पल्मोनी एरिया में। कंबाइन सीबीडी के कहते हैं एनाटॉमिकल रिलेशन सीबीडी का क्या है? हेड ऑफ पेंक्रियास के उसके पीछे से आती है पोस्टीरियरली। पेशेंट है इनएबिलिटी टू मूव द लेफ्ट फुट मीडियली, ठीक है, इनवर्जन। तो देखिए पैड और टिप, तो देखिए इन्वर्जन किस में आया है? आई, आई किस में आ रहा है? टीआईपी वाले में, टिप में। तो डी से टीबीएल, आई से इन्वर्जन, पी से प्लांट रिफ्लेक्शन। तो टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर तो इन्वॉल्व होंगे इन्वर्जन में, लेकिन नर्व टिबियल हो। पेशेंट है ट्रॉमा हुआ है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीटी में कन्वेक्स शेप आ गया, तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरेशन होता है। ये पहले क्वेश्चन के साथ कोल्ड डॉलर्स है। पेशेंट का एलिवेटेड टीएसएचओ का लो 3.4 थायराइड पर टॉक्सिक, ये हैशिमोटो है, याद रखना है, क्वाइटर डिफ्यूज होता है, ठीक है। एमसीए कहता है विच ब्रांच ऑफ एमसीए सप्लाई द प्राइमरी मोटर और सेंसरी कॉर्टेक्स को अराउंड द सेंट्रल रोलैंडिक फिशर के अराउंड, तो वो रोलैंडिक आर्टरी होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन वाला एमसीक्यू है। जिस तरह आपको एमसीक्यू सुना कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 150 ये भी इंफॉर्मेशन है। वैसे आपको बात ये होता है, मैं नशे में होती है, मैं बता देता हूँ उसको, मार जाऊँ मैं बता दूँ ये। चलो और एक ये जी, एनी एक भी आपने पढ़ी भी थी, मैंने आपको बताई भी थी, क्या ये और फिर ना, तो ये वाली इसको लेफ्ट, ठीक है, एक दूसरी ये एनीवन, इसका नाम, ये ड्यूडिनम होती है थर्ड पार्ट।
ठीक है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है कि अगर एओर्टिक एन्युरिज्म होगा वो इसको कंप्रेस करेगा ड्यूडेनम को, तो पेशेंट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाएगा, या बाज़ औक़ात सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में कोई फिस्टुला होगा वो ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोटोपोइसोमेरेस को इनहिबिट करती है डीएनए डिसीज को। A tumor is found at the base of appendix, appendicitis के दौरान उससे क्या है, तो कौन से क्या है, कौन से ट्यूमर की जगह के कार्सिनाइड में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, इवन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है कार्सिनाइड में। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। नया प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस एसोफेगस में क्यों किस वजह से होती है, स्वेलिंग रिफ्लेक्स की वजह से होती है, वेगस के थ्रू। यंग पेशेंट है, मोटर व्हीकल का इंजरी हुई है, डिस्प्लेसमेंट हो गया C2 C3 में, तो व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसको हैंगमैन फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, C2 C3 की जब भी हो तो ये हैंगमैन ही होता है, वैसे उड़ जाता है पेशेंट ऊपर। Why is biopsy if appendix necessary of appendectomy, especially in patient our age? तो ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। व्हाट इज ओडेंटाइट प्रोसेस, ओडेंटाइट प्रोसेस क्या होता है, ये एक्सिस का बेसिकली टेंस होता है, ये एटलेंटो एक्सियल रोटेशन, और यही बेसिकली जब ये पेशेंट सुसाइड करते हैं यही जाके मेडुला में किक होता है और पेशेंट फोर्थ हो जाता है, ओडेंटाइट प्रोसेस। अक्सर बच्चे ये समझे एटलस का पार्ट है, एटलस का नहीं है, ये एक्सिस का पार्ट है, सेकंड ऐसे समझने के, एक चूंच से ऐसे, ये एक्स एटलस है और ये एक्सिस है, इसका ये ऐसे टिप ऊपर से जाती है एडेंटाइट प्रोसेस। पेशेंट है, एंडोस्कोपी में व्हाइटिश पैचेस नजर आए एसोफेगस के, ये कैंडिडियासिस एचआईवी को। यंग पेशेंट है, आइसोलेटेड लिवर ट्रॉमा है, प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो रहा है, इनिशियल साइंस में क्या होगी, एक देखिए ट्रॉमा जब पेट में होता है तो पेरिटोनाइटिस करा देता है, तो हमने एक तो लेप्रोटोमी करनी है और उसको दूसरा प्रेग्नेंट लेडी है, फिनोटाइन ले रही है, व्हाट इज द लाइकली फीटल कॉन्सिक्वेंस। अब आजकल ये कम यूज होता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। प्रेगनेंसी में कौन सी वैसे एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, रेस देते हैं, ठीक है। कहते हैं डिफरेंस इन बिटवीन द बोरहब सिंड्रोम और मैलरी वाइस में, एक ये है और एक ये है। तो जो मैलरी वाइस है ना उसमें लीनियर टीयर्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ऐसे, इसमें पूरा ट्रांसम्यूरल होता है, इसमें तो फिर एक एम एंजाइम रहता है, मतलब कि पेशेंट का मीडियस्टम के अंदर एयर आ जाती है। मैसिव हेमरेज अगर पोस्टीरियर which nerve innervates the adductor longest muscles, थाई के जितने भी होते हैं ये ऑब्चुलेटर नर्व होती है, एडक्टर्स को ऑब्चुलेटर करती है। पेशेंट है, वेट लॉस, डिक्रीज डिरेंज थायराइड फंक्शन, तो ये हाइपरथायरोटॉक्सिकोसिस होगा इसको। ट्यूमर है डिस्कवर्ड हुआ है बेस ऑफ अपेंडिक्स पे, तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, राइट हेमिकोलेक्टमी। व्हाट इज अ प्राइमरी आर्टीरियल सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर, बच्चों में ऑब्चुलेटर होती है, लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स बड़ों में होती है। पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है नेक का, फिब्यूला का, अब देखिए फुट ड्रॉप हो गया है, सेंसरी लॉस हो गया है, तो PED, डी से डोर्सिफ्लेक्शन उड़ गई है तो फुट ड्रॉप हो गया है, डी से ड्रॉप भी याद रखें। तो जो पेरोनियल नर्व की इंजरी होती है ना बेसिकली, कॉमन पेरोनियल, जब भी कॉमन पेरोनियल उड़ती है तो पूरा फुट ड्रॉप हो जाता है, और लेटरल साइड पे फुट की सेंसरी लॉस होता है। डिफरेंस लिडल का कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं बार्टर शार्टर से, तो लिडल में एक चीज हाइपरटेंशन होता है, ये बार्टर गिटलमैन इनमें हाइपो होता है, और प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में मतलब ये नॉर्मोटेंसिव है दोनों, दरमियान वाले, ये दोनों हाइपरटेंसिव है। एक तो ये चीज होगी। फिर देखिए लिडल में पोटाशियम कम होने की वजह, और इनमें क्या है, एल्डोस्टेरोन हाइपर फंक्शन, एल्डो ज्यादा काम कर रहा है, तो सोडियम कम, इसमें वैसे एल्डो काम ज्यादा नहीं करता लिडल में। इसमें ये वजह होती है कि जब भी बॉडी में सोडियम ज्यादा एब्सॉर्ब होता है, जो आपके प्रिंसिपल सेल्स हैं, तो पोटाशियम का इफ्लक्स उसके रिस्पॉन्स में वैसे ही हो जाता है, एक मैकेनिज्म है, तो इसलिए पोटाशियम कम होता है इसमें, और इसमें पोटाशियम एल्डो की वजह से कम होता है।
अब एल्कलोसिस समझ आइए सबको, ये बात क्यों होती है? एल्डोस्टेरॉन की वजह से। और फिर उसके बाद रेनिन के लेवल आएगा, एल्डो ज्यादा होगा तो रेनिन कम हो जाएगा दोनों में। और इसमें सॉरी, एल्डो का मैंने आपको इसलिए शुरू में कह दिया था, इसमें एल्डो का मैकेनिज्म होता है, इसमें बॉडी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, चैनल्स का मसला होता है। ये एल्कलोसिस, पोटाशियम, सोडियम, ये एक मैकेनिज्म के थ्रू ही हो रहे होते हैं। तो एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम होगा क्योंकि सोडियम रिटेन हो रहा है बॉडी, लेकिन इसमें एल्डोस्टेरॉन प्राइम में ज्यादा होगा। यूरिन में कैल्शियम से कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जी। वाटर भी पहले आता है। तो वाटर जस्ट लाइक लूप डायरेटिक्स, याद रखिए, लूप डायरेटिक्स की तरह होता है। ये पोटाशियम को बॉडी से कैल्शियम को भी निकालते हैं। तो बॉडी जब कैल्शियम को निकाल देगा, ठीक है, कैल्शियम यूरिन में चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? बेसिकली हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है। अब आप मुझे खुद बताएं, जब एक दवाई लूप डायरेटिक्स की तरह काम कर रही है तो वो क्या करेगी बॉडी में? एल्डो को स्टिमुलेट करेगी, जाहिर सी बात है ना, ब्लड प्रेशर कम करेगी। जब ब्लड प्रेशर कम करने की कोशिश करेगी, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होगा वो अपने सारे काम करेगा, पोटाशियम भी कम करेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी कम करेगा। और एल्डोस्टेरॉन के साथ साथ क्योंकि हाइपोटेंसिव स्टेट होती है तो पेशेंट का रेनिन भी रिलीज होता है। तो इनका अगर आपको मैकेनिज्म समझ आ जाए इन डिसऑर्डर्स का, तो बार्टर्स वगैरह में क्या होता है समझ लें, डिहाइड्रेशन होती है। बार्टर इज जस्ट लाइक लूप डायरेटिक्स, तो ये लूज होता है इसमें कैल्शियम। और जो गिटलमैन होता है, इट्स जस्ट लाइक थायराइड चैनल्स। थायराइड कितना होता है? सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड। इसमें एक चीज खास होती है, मैग्नीशियम भी कम होती है। यही स्नेह में आता है। ये बच्चे लिथार्जिक होते हैं, इन बच्चों के अंदर क्या मसला होता है? वेट गेन नहीं होता, ब्लड प्रेशर सब करते हैं ठीक आते हैं, रेन रेस आता है, एल्डोस्टेरॉन रेस आता है, पोटाशियम कम आता है, तो आपको पता चल जाता है। सो हमेशा याद रखना है। अब आपको मैं एक सिनेरियो दूं, एक मरीज है जिसका पोटाशियम कम है, ब्लड प्रेशर उसका, उसको ब्लड प्रेशर भी है, आपने उसका एल्डोस्टेरॉन जब देखा तो वो कम है, डायग्नोसिस क्या होगा? पोटाशियम कम है, ब्लड प्रेशर भी है पेशेंट को, और पेशेंट का एल्डोस्टेरॉन जब आपने देखा तो वो ज्यादा था जी। ठीक है। सेम सिनेरियो में अगर मैं एल्डो कम कर दूं तो ये क्या होगा? अगर मैं कहूँ एल्डो कम हो गया, फिर क्या होगा? सेम सिनेरियो में फिर क्या होगा? फिर कोई इंट्रिंसिक डिफेक्ट हुआ होगा जिसकी वजह से सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड प्रेशर उसकी वजह से शूट कर रहा है और साथ पोटाशियम को भी रिलीज करा रहा है, लेकिन बॉडी को फीडबैक मैकेनिज्म देगा और एल्डो को कम करेगा। तो वो कौन सा एक डिसऑर्डर है? प्रिंसिपल सेल्स में एनीवन टाइप किया करें आप लोग, सो जाते हैं आंसर में आपके। मैं 170 के 17 एमसी यूज करते हुए मेरी एनर्जी है, तो आप क्यों नहीं है? क्या होगा? इस डिसऑर्डर का नाम क्या है? लिडल डिजीज। लिडल, ठीक है, ये लिडल डिजीज होगा। और अगर पेशेंट का हाइपोटेंसिव आए, पोटाशियम कम आए, पोटाशियम याद रखिएगा, जब भी पोटाशियम कम हो बीपी देख ली, बीपी ज्यादा है तो ये लिडल में, लिडल या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। अगली बात एल्डो देख लें, अगर एल्डोस्टेरॉन ज्यादा है तो प्राइमरी हाइपरथायराइड, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, अदरवाइज लिडल है। और अगर पेशेंट का पोटाशियम कम हो, नॉर्मोटेंसिव हो और एल्डोस्टेरॉन रेज्ड हो, तो अगली चीज मैग्नीशियम देख लें। अगर यूरिन के अंदर मैग्नीशियम आ रहा है, ठीक है, बेसिकली बॉडी में मैग्नीशियम कम है, तो गिटल मैन है, अदरवाइज गिटल मैन नहीं है। समझ आ गई है? हर एक बच्चे को समझ आ गई है आज की लेक्चर की? हाउ वाज टुडेज लेक्चर?